हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, सर्कुलर मोशन अगले आने वाले कई चैप्टर्स में आप पढ़ने वाले हैं। एक चैप्टर्स में कंप्लीट सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ते हैं। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आपने मोशन को दो हिस्से में बांटा है, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स, सिमिलरली सेम तरीके से काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन हम लोग यहां पे कवर करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे काइनेमेटिकल पैरामीटर ऑफ सर्कुलर मोशन लाइक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। हम यहां पे कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन कवर नहीं करेंगे। कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन इज सेंट्रीपिटल फोर्स। जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चलता है तो उसका कॉज क्या होगा, हम ये सारी चीजें लॉज ऑफ मोशन में कवर करेंगे। तो एक बार और आएगा सर्कुलर मोशन, यहां पे हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। और नेक्स्ट चैप्टर लॉज ऑफ मोशन में हम कवर करेंगे डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। फिर वर्क एनर्जी पावर में हम लोग कवर करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और फिर रोटेशनल मोशन तो आप जानते हैं रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में कवर होगा। तो घूमते हुए ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो स्टार्ट यहां से होता है। ये एकदम बेसिक और फंडामेंटल है, जिसमें हम लोग फील करेंगे काइनेमेटिक्स, स्टडी ऑफ सर्कुलर मोशन विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन। यहां पे हम सारे सर्कुलर काइनेमेटिकल पैरामीटर पढ़ेंगे। जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कितनी एंगुलर वेलोसिटी से चलेगा और कितना एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, इसको हम अच्छे से समझेंगे। इसके बीच के रिलेशन को समझेंगे, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझेंगे। तो ये बातें बताना जरूरी होता है, नहीं तो बच्चा कहता है सर आपने सर्कुलर मोशन करा दिया लेकिन बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट नहीं समझाया, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक रोड नहीं समझाया। बेटा ये लॉज ऑफ मोशन का पार्ट है, ये काइनेमेटिक्स का पार्ट नहीं है। समझ में आया? हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। पहली बात तो ये। दूसरी बात, सर्कुलर मोशन एक ऐसा टॉपिक है जिसपे नीट में 50-50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑन कंसेप्ट, थ्योरी एंड न्यूमेरिकल। यहां पे 50 से ज्यादा परसेंट सवाल कंसेप्चुअल पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल सवाल पूछे जाते हैं। तो इसके थ्योरी को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। अब स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। किसको कहते हैं सर्कुलर मोशन? व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल देन दैट मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। देखिए, एक बॉल लेके आया हूं, इसको एक स्ट्रिंग से अटैच कर दिया। यहां पे स्ट्रिंग का एक हिस्सा ये फिक्स कर दिया और दूसरे फ्री एंड को एक बॉल से अटैच कर दिया जिसको आप पॉइंट ऑब्जेक्ट माने, और इसको सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे देखो घुमा दिया। सर ये कैसे पता कि सर्कल पे घूम रहा है? क्योंकि इस फिक्स्ड पॉइंट से, जिसको आप कहते हैं सेंटर ओ, यहां से इस डिस्टेंस को आप बोल देते हैं रेडियस, और ये सर्कमफ्रेंस पे कांस्टेंट डिस्टेंस पे घूमता रहता है ऑब्जेक्ट। यहां पे बताओ, सेंटर और बॉल के बीच में डिस्टेंस आर। अब बोलो आर, डिस्टेंस डिस्टेंस सेम रहता है, कांस्टेंट डिस्टेंस बना के ऑब्जेक्ट घूमता है। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहां है? सर्कुलर मोशन अब कहां से बैठ के देख रहे हो? ऑब्जेक्ट पे बैठ के देख रहे हो, बाहर ग्राउंड पे बैठ के देख रहे हो, कि सर्कल के सेंटर पे बैठ के देख रहे हो? कहीं भी किताबों में, टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं करते कि सर्कुलर मोशन का ऑब्जर्वेशन हम कहां से ले रहे हैं, किस पॉइंट पे बैठ के ले रहे हैं। आपको मैं बता दूं, सारा डिस्कशन सेंटर पे बैठ के लिया जाएगा। मतलब यहां पे एक रामलाल सेंटर पे बैठा और सेंटर पे बैठ के ही ऑब्जेक्ट के सर्कुलर मोशन को ये ऑब्जर्व करेगा। चलिए साहब ठीक है, मान लीजिए यहां पे पार्टिकल है, ये इसका इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन कहां से डिफाइन कर रहा हूं मैं? सेंटर से। इनिशियल पोजीशन का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर। एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां से देखो आर। अब पार्टिकल सर्कल के सर्कमफ्रेंस के थ्रू चलते 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 मान लो यहां पहुंच गया, तो इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या होगा? सर फाइनल पोजीशन वेक्टर ये होगा, दिस इज फाइनल पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन। ये होगा आपका एक्सएफ, और ये पोजीशन वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड होगा आर, क्योंकि ये यहां से इतने डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर। अब पोजीशन वेक्टर जितने एंगल से घूम जाता है उसको हम लोग कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पहले ऑब्जेक्ट यहां था तो इसका पोजीशन वेक्टर ये है। अब ये पोजीशन वेक्टर कितने एंगल से घूम गया? यहां हो गया पोजीशन वेक्टर, तो ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल रोटेटेड बाय द पोजीशन वेक्टर, एंगल रोटेटेड बाय
rotated by position vector is called angular displacement. अब इसको ये भी कह सकते हैं फाइनल एंगल माइनस इनिशियल एंगल ऑफ पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डेल्टा थीटा इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन सर ये ऑब्जेक्ट जब सरकमफ्रेंस पे चल रहा था तो डिस्टेंस भी कुछ कवर किया। एक्चुअल पाथ का लेंथ को हम कह सकते हैं डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ के लेंथ को क्या कह सकते हैं हम लोग? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना कवर किया पार्टिकल जब सरकमफ्रेंस पे चलेगा तो उसका पोजीशन वेक्टर जितने एंगल से घूम जाएगा उसको आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। मान लो पार्टिकल यहां था तो ये जो रेडियस वेक्टर है ना, यही सेंटर से बाहर की तरफ पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अभी पोजीशन वेक्टर इसकी इधर है और अब पोजीशन वेक्टर इधर आ गया, तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर और फाइनल पोजीशन वेक्टर के बीच में जो एंगल बनता है ना, उसको आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सर डिस्प्लेसमेंट मतलब वेक्टर है? यस, बिल्कुल ये वेक्टर है। तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? अलोंग एक्सिस, इसलिए इसको हम कहते हैं एक्सियल वेक्टर। इसका फील दिला तो देखो, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसका डायरेक्शन होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। मान लो मेरे पास ये है, चलो इस कवर है, अब मैं इसको खोलता हूं, देखो मैं इसके प्लेन में घुमा रहा हूं इसको, देखो इसके प्लेन में घुमा रहा हूं। क्या तुम्हें ऊपर उठता हुआ देखा? थोड़ा सा देखो ऊपर उठ गया। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, उल्टा घुमा रहा हूं, तो देखिए धीरे धीरे कहां नजर जाता हुआ नजर आएगा? नीचे। तो हम लोग एंगल का जो डायरेक्शन है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल का नहीं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर डिफाइन करते हैं। अगर मोशन एंटी क्लॉकवाइज है, देख दो मोशन एंटी क्लॉकवाइज है, देखो एंटी क्लॉकवाइज, तो तुम्हारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा डेल्टा थीटा, देखो ऐसे, वो होगा बाहर प्लेन के, मोशन ऑफ ए प्लेन के बाहर डॉट। और अगर ये क्लॉकवाइज है, देखो भाई क्लॉकवाइज है, तो ये होगा डेल्टा थीटा अंदर की तरफ। देखो क्लॉकवाइज मोशन के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ, और एंटी क्लॉकवाइज मोशन के लिए बाहर की तरफ। थंब डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। आपको राइट हैंड लेना है और मोशन के सेंस में घुमा देना है। क्लॉकवाइज मोशन है तो देखो क्लॉकवाइज ये है, देखो तो अंदर की तरफ आएगा डेल्टा थीटा। इनवर्ड है ये, क्रॉस का मतलब है इनवर्ड एंड डॉट का मतलब है आउटवर्ड। ये आपको ख्याल रखना है इस बात। ठीक है सर, अब आप डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे थे। देखो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चले या पैराबोला पे चले या सर्कल पे चले, जब पार्टिकल इसके सर्कमफ्रेंस पे घूमते 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 मान लो यहां से यहां पहुंचा, तो इस डिस्टेंस को पाथ लेंथ कह सकते हैं, एंड दैट पाथ लेंथ इज रिलेटेड टू आर्क लेंथ। आर्क लेंथ कैसे डिफाइन करते हैं सर? आर इंटू थीटा। अरे भाई एंगल तो दिखाया नहीं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बना रही है थीटा, पोजीशन वेक्टर के बीच में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। यह है तुम्हारा डिस्टेंस, टोटल पाथ लेंथ। लेकिन सर अगर अपन डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सोचो, इनिशियल पोजीशन वेक्टर और फाइनल पोजीशन वेक्टर के बीच में एक स्ट्रेट लाइन मिलाएंगे, उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अलग चीज है। एंगल बिटवीन फाइनल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बट स्ट्रेट लाइन का लेंथ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाले, इसको कहेंगे अपन डिस्प्लेसमेंट। ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। यस, बिल्कुल सही है। देखो ओरिजिन से हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं, तो ये हो गया आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर और ये हो गया आपका इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इन दोनों का वेक्टर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। एक बात बताओ, फाइनल पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर, देख ना भाई फाइनल पोजीशन वेक्टर यही तो है, पार्टिकल यहां पे है फाइनल, ये लिख देता हूं फाइनल। फाइनल पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर, और दोनों के बीच में एंगल देखो, फाइनल और इनिशियल पोजीशन दोनों वेक्टर का यहां पे टेल है, तो दोनों के बीच में एंगल थीटा। ऐसे दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, आर एंड आर, भाई फाइनल पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर, ऐसे दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, आर है, और उनके बीच का एंगल थीटा है, तो उनका वेक्टर सब्ट्रैक्शन 2 क्लास पहले पढ़ाया है, ये हो जाएगा 2r sin थीटा बाई 2। तो जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चलता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है 2r sin थीटा बाई 2, डिस्टेंस होता है r थीटा। डिस्टेंस क्या हो जाता है बेटा, बोलो अच्छे समझो। डिस्टेंस मतलब आर्क लेंथ, एक्चुअल पाथ का लेंथ। मान लो ये सर्कुलर पाथ है, ऑब्जेक्ट साहब यहां से चलना शुरू किया, देख भाई ऑब्जेक्ट मान लो यहां से चलना शुरू किया,
यहां से चल चल के ऑब्जेक्ट यहां आया, तो डिस्टेंस क्या बोलोगे? अरे सर ये आर्क लेंथ हो जाएगा डिस्टेंस, ये आपका रेडियस वेक्टर है, ये एंगल थीटा, तो आर थीटा हो जाएगा आपका डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 2r sin थीटा बाई। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? थीटा। देखो, एंगल रोटेटेड बाई पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। ये एक्सियल वेक्टर है, इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन अलोंग द एक्सिस होगा। एंटी क्लॉकवाइज मोशन के लिए बाहर, क्लॉकवाइज मोशन के लिए अंदर। समझ आया ये बहुत अच्छे से? तीन चीजें बताई। अब इस पे खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं। मान लो एक सर्कुलर पाथ है, यहां से ऑब्जेक्ट, यहां से इसका इनिशियल पोजीशन एक्स आई 60 डिग्री एंगल घूम के यहां पहुंच गया, तो इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताओ डिस्टेंस बताओ कितना चला है? सर टोटल पाथ लेंथ आर इंटू थीटा, तो इसको लिखेंगे आर इंटू 60 डिग्री। गलत है। थीटा जब अकेला होगा तो हमेशा उसको रेडियन में लिख सकते हैं, डिग्री में नहीं लिख सकते, ये गलत है। सही क्या होगा? थीटा 60 डिग्री मीन्स पाई बाई 3, तो डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा पाई आर बाई 3 मीटर। फिर डिस्प्लेसमेंट बताओ। डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसका इनिशियल पोजीशन ये था, फाइनल पोजीशन ये है, दोनों का लेंथ रेडियस के बराबर, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, वेक्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर having same magnitude and angle between them is theta, then difference is equal to 2r sin theta by 2। तो बोलो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट? 2r sin थीटा, थीटा बताओ क्या है? 60 डिग्री बाई 2। 60 बाई 2 बोलो क्या होगा? 30 डिग्री। साइन 30 होता है 1 बाई 2, 1 बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया? आर। बताओ समझ आया कि नहीं है? बहुत इजी सवाल है, कोई खास बात नहीं है। क्लियर है ये बात? आगे देखिए, एंगुलर वेलोसिटी। व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? अभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अच्छे से समझा, अब एंगुलर वेलोसिटी की बारी है। एंगुलर वेलोसिटी हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में दो तरीके से डिफाइन करते हैं, इन टाइम टी और एट टाइम टी। जिस तरीके से वेलोसिटी डिफाइन किया था ना, एंगुलर वेलोसिटी सेम उसी तरीके से डिफाइन करते हैं। बताओ वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहां पे देखो, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन थीटा इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी बहुत सिंपल बात है, इसको आप लिख सकते हैं ओमेगा वेक्टर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। इसको आप लिख सकते हैं स्लोप, डिफरेंशिएशन आता है स्लोप। किसका स्लोप? तो किसका डिफरेंशिएशन? थीटा का। थीटा टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ थीटा टाइम ग्राफ इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। किस इंस्टेंट पे एंगल किस रेट से चेंज हो रहा था, वो होता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। किसी टाइम पे पोजीशन किस रेट से चेंज हो रहा है, dx वेक्टर बाई dt, ये वेलोसिटी होता है। और थीटा जिस रेट से चेंज होगा, देखो देखो इधर देखो, दिखाता हूं तुम्हें, फील कराता हूं। देखो ये बॉल है, इसको मैंने घुमाया, किसी इंस्टेंट पे इसका फोटो खींच लो, उसी इंस्टेंट पे बहुत इन्फाइनिटली स्मॉल टाइम इंटरवल में कितने dt टाइम में कितना d थीटा ट्रेवल करेगा, तो d थीटा बाई dt इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसका d थीटा बाई dt निकाल लो और फिर इसका निकालो, बताओ किसका स्पीड ज्यादा है? एंगल ट्रेवल करने की रफ्तार देखो इसमें बहुत ज्यादा है। अब देखना एंगल ट्रेवल करने की रफ्तार देखो, मरे मरे से चल रहा है, मरे मरे से चल रहा है। इसमें एंगुलर स्पीड क्या होगा? कम होगा। और इसमें एंगुलर स्पीड ज्यादा होगा। ये फील कराने की कोशिश कर रहा हूं, पार्टिकल कहीं जा नहीं रहा, घूम रहा, तो उसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल इन्फाइनिटली स्मॉल टाइम में dt टाइम में उसका पोजीशन वेक्टर d थीटा घूमेगा, तो d थीटा बाई dt हो जाएगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड। एवरेज क्या होगा सर? एवरेज मतलब एक टाइम इंटरवल, t1 पे यहां है, t2 पे कहीं यहां पे, t1 पे यहां, t2 पे यहां, तो ये एंगल कितने देर में ट्रेवल करा, तो टोटल चेंज इन एंगल, फाइनल एंगल माइनस इनिशियल एंगल, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये हो जाएगा एवरेज एंगुलर स्पीड। और इसको बहुत अच्छे से फील कराने के लिए मैंने यहां पे दो डायग्राम बनाए, तुमको महसूस हो जाएगा। देखो मान लो t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल है यहां, इसकी इनिशियल पोजीशन है, और t इज इक्वल टू 1 पे पार्टिकल यहां गया, तो ये थीटा ट्रेवल किया। फिर 1 से 2 सेकंड में पार्टिकल यहां से यहां गया, ये भी थीटा ट्रेवल किया। ध्यान से देखो तो ये एंगल सेम है। फिर 2 से 3 तक यहां गया, ये भी एंगल थीटा है। फिर 3 से 4 तक यहां गया, ये भी एंगल थीटा है। तो आपको यहां पे देख के एक चीज तो फील आया होगा कि सर यहां पे पर सेकेंड सेम एंगल ट्रेवल कर रहा है, मतलब ओमेगा कांस्टेंट है।
हर 1 सेकेंड के इंटरवल में सेम एंगल ट्रेवल कर रहा है। अब यहां देखो, एकदम फील के साथ देखो, एकदम फील के साथ, तुम्हें मजा आ जाएगा। देखो यहां पे पहले 1 सेकेंड में इतना चला, देखो 0 से 1 में एंगल इतना चला थीटा, फिर 1 से 2 में एंगल इतना चला, फिर इतना एंगल चला, फिर ये एंगल चला। मतलब इसका ओमेगा इंक्रीजिंग है, ओमेगा इंक्रीजिंग है। कैसे पता चला? तो पर सेकेंड ज्यादा एंगल ट्रेवल कर रहा है। देखो मैं ओमेगा इंक्रीजिंग भी दिखाता हूं तुम्हें, देखना। तो देखना भाई, पहले देखो कम एंगल ट्रेवल कर रहा है, अब थोड़ा सा तेजी से घूमा तो पर सेकंड ज्यादा एंगल ट्रेवल कर रहा है, अब ज्यादा एंगल ट्रेवल कर रहा है, अब और ज्यादा एंगल ट्रेवल कर रहा है, अब और ज्यादा एंगल ट्रेवल कर रहा है। ये हो गया इंक्रीजिंग ओमेगा। पहले 1 सेकंड में कम एंगल से ट्रेवल किया, कम एंगल घूमा, दूसरे सेकंड में थोड़ा ज्यादा घूमा, तीसरे सेकंड में और ज्यादा घूमा, तो ओमेगा इंक्रीजिंग हो गया। ओमेगा कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? ये देखो ओमेगा कांस्टेंट, तुमको नहीं लग रहा ओमेगा कांस्टेंट है? ओमेगा कांस्टेंट है। हर सेकंड हर सेकंड हर 1 सेकंड के इंटरवल में सेम एंगल ट्रेवल कर रहा है। देखना भाई, अब ओमेगा बढ़ा दूं, अब देखो पर सेकंड ज्यादा एंगल ट्रेवल कर रहा है, बहुत रफ्तार में घूम रहा है। अब ओमेगा कम कर दूं, देखो ओमेगा कम हो गया, ओमेगा कम हो गया, और कम हो गया, और कम हो गया। फील आया इस बात का? अब सर इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो देखो एंगुलर वेलोसिटी जिसको आप ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी होता है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ओमेगा होगा आउटवर्ड, एंड फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन ओमेगा होगा अंदर की तरफ। क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए ओमेगा होगा अंदर की तरफ। मान लो एक ऑब्जेक्ट सेम मैनर देखो ऐसे घूम रहा है, डायरेक्शन देखो किधर है, तुम देखो तुम्हें दिखाई देगा एंटी क्लॉकवाइज है, इसके एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है? आपकी तरफ। अब इसका ओमेगा बढ़ाओ घटाओ, लेकिन इसका डायरेक्शन आपकी तरफ रहेगा। अच्छा मैं बच्चों से ये भी सवाल पूछता हूं, ओरली पूछता हूं। देखो यहां से ऑब्जेक्ट चला, एंटी क्लॉकवाइज मोशन घूम रहा है, तो एक रोटेशन में ओमेगा कितने एंगल से घूमा? ओमेगा नहीं घूमा। कंप्लीट एंटी क्लॉकवाइज मोशन, चाहे तुम कितनी रफ्तार से कराओ, धीरे कराओ, तेज कराओ, एंटी क्लॉकवाइज मोशन में ओमेगा देखो बाहर रहेगा। अभी बताओ ओमेगा किधर है? बाहर। अब बताओ ओमेगा किधर है? देख ना भाई, सेंस ऑफ रोटेशन तो देखो। ओमेगा की दो ही पॉसिबल डायरेक्शन है, प्लेन ऑफ रोटेशन के बाहर या प्लेन ऑफ रोटेशन के अंदर। अभी बताओ ओमेगा कहां है? सर ये क्लॉकवाइज मोशन लग रहा है, देखो तो राइट हैंड से देखना, क्लॉकवाइज मोशन, ओमेगा अंदर है। देखो क्लॉकवाइज मोशन, ओमेगा अंदर है, ओमेगा अंदर है, मेरी अंदर अंदर बोर्ड के अंदर एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ। और अभी ओमेगा देखो, अब ओमेगा बाहर आ गया। तो जब तक ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज मोशन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज मोशन सॉरी एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, तो ओमेगा फिक्स बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा। अगर ओमेगा की डायरेक्शन चेंज करनी है तो चलते चलते ओमेगा की डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो सकता। देखना भाई, अब मुझे ओमेगा को क्लॉकवाइज में लेके जाना है, अब तुम कर लोगे क्या? तुम लो और इसको घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज में, एक बॉल ले लो एंटी क्लॉकवाइज में घुमाओ, समझो इस बात को फील करो, एंटी क्लॉकवाइज में घुमाओ। मतलब एंटी क्लॉकवाइज मोशन के लिए ओमेगा कहां है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से बाहर। अब मुझे इसको क्लॉकवाइज घुमाना है, तो घुमा सकते हो क्या बिना रोके? नहीं, तुम फील करके देख लो। पहले इसको मैं चाहूं तो रोकूंगा और फिर क्लॉकवाइज में ले जाऊंगा, चलते चलते ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन से क्लॉकवाइज मोशन में नहीं जा सकता। तो तुम्हें फील नहीं है सर ये 1D मोशन जैसा है क्या? हाँ, पैरामीटर के टर्म्स में। जैसे मैं कहता हूं कि कोई बॉडी चल रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज करना है तो पहले वो रुकेगा। यहां भी कोई ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, अगर मुझे उसे क्लॉकवाइज में घुमाना है तो पहले रोकना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा? रोकना पड़ेगा। इला इस बात का, रोकना पड़ेगा। और ओमेगा की दो ही पॉसिबल डायरेक्शन है, या तो बाहर नहीं तो अंदर। जैसे 1D में या तो ऑब्जेक्ट एक लाइन पे आगे चल सकता है नहीं तो पीछे चल सकता है। तो जो 1 डायमेंशनल मोशन आपने पढ़ा था ना वेलोसिटी एक्सीलरेशन के टर्म्स में, यहां पे सर्कुलर मोशन को एंगुलर पैरामीटर के टर्म्स में समझने की कोशिश करो तो 1D डायमेंशन का 1D मोशन का फील आएगा। अब ओमेगा की दो ही डायरेक्शन, या तो बाहर नहीं तो अंदर, तो ओमेगा के लिए 1D मोशन जैसा नहीं हो गया, या तो ओमेगा बाहर नहीं तो ओमेगा अंदर। देखना भाई, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर प्लेन ऑफ रोटेशन चेंज कर दो, तो तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है। एक प्लेन में तो मोशन करा के समझ लो ये मुश्किल काम है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। प्लेन ऑफ रोटेशन फिक्स रहता है हमेशा, प्लेन ऑफ रोटेशन हमेशा फिक्स रहता है। समझ आया? ओमेगा की डायरेक्शन का फील आया? नेक्स्ट एंगुलर एक्सीलरेशन। फिर एंगुलर एक्सीलरेशन दो तरह से, इन टाइम टी और एट टाइम टी।
किसी टी टाइम पे एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा? तो एक्सीलरेशन का डेफिनेशन में लो, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। यहां पे होगा, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डी ओमेगा बाई डी टी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन। अब सर एंगुलर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी? एकदम अच्छे से समझाऊंगा, पहले फील करो, रुक जाओ, पहले रुक जाओ, सुनना अच्छे से। क्या मैं इसको कह सकता हूं स्लोप ऑफ ओमेगा टाइम ग्राफ, ग्राफ का स्लोप कैसे पता चलता है? डिफरेंशिएशन से, और यहां पे ओमेगा का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अल्फा आएगा। अब एवरेज क्या होगा? बहुत आसान, किसी इंस्टेंट पे इनिशियल ओमेगा है कुछ इसका, थोड़ी देर बाद इसका एंगुलर स्पीड थोड़ा ज्यादा दिखाई दिया, कितने टाइम बाद ज्यादा दिखाई दिया? डेल्टा डी से डिवाइड कर दो, ये होगा एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन। अच्छा सर, एवरेज का डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? अल्फा एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा इंटू डी टी। ये सवाल तुमसे नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी ये सही लिखा है क्या मैंने? 1D मोशन में मैंने आपको फील कराया था, अगर ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो आप उसके लिए लिख सकते हैं, एवरेज के लिए लिख सकते हैं, अल्फा तुम्हें दिया है टाइम के रिस्पेक्ट में और अल्फा एवरेज पूछा है, तो अल्फा का इंटीग्रेशन कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन से, डिवाइडेड बाई टाइम के इंटीग्रेशन से कर दो, है ना? किसी भी चीज का एवरेज निकालना है तो उसका तुम टाइम के साथ इंटीग्रेशन करो और नीचे टाइम के इंटीग्रेशन से डिवाइड कर दो, उसी का एवरेज आ जाएगा। ये मैंने आपको 1D में समझाया था, ठीक बात है? अब सुनना अच्छे से, मान लो ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, सही लिखा है क्या मैंने? एंटी क्लॉक मोशन, एसीए, एंटी क्लॉक मोशन, और उसका ओमेगा बढ़ रहा है। अच्छा, एंटी क्लॉक मोशन में ओमेगा बढ़ रहा है, देखो 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 देखो, दिखाता हूं, देख भाई, मोशन बहुत धीरे धीरे शुरू हुआ और लगातार इसकी एंगुलर स्पीड बढ़ गई। कैसे बढ़ी? जिधर सर ओमेगा था उधर ही अल्फा होगा। ओमेगा बढ़ रहा है तो अल्फा किधर होगा बोलो? अल्फा सर आउटवर्ड होगा। कैसे पता चला? तो अल्फा और ओमेगा दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तभी ओमेगा बढ़ेगा, और अल्फा भी एक्सियल वेक्टर है, इसका भी डायरेक्शन दो ही हो सकता है, या तो एक्सिस के बाहर नहीं तो एक्सिस के अंदर। अब मान लो ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज मोशन ही कर रहा है, देख ना भाई, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मोशन, एंटी क्लॉक मोशन, तो ओमेगा कहां होगा? सर ओमेगा तो बाहर होगा, लेकिन ओमेगा घट रहा है। ओमेगा कैसे घट सकता है? सोचो, ओमेगा सर तभी घटेगा जब अल्फा अंदर होगा, इनवर्ड होगा। मान लो ऑब्जेक्ट बहुत हाई ओमेगा से घूम रहा है और इसकी स्पीड तुम देखो, बहुत हाई ओमेगा से घूम रहा है, अब इसकी स्पीड देखो धीरे 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 कम हो रही है, तो पक्की बात है स्पीड तभी कम होगा जब अल्फा ओमेगा के अपोजिट होगा। अल्फा बाहर, ओमेगा अंदर, और दो ही डायरेक्शन में, बेटा चिंता ही नहीं करना। अगर ओमेगा अल्फा सेम डायरेक्शन में, ओमेगा एंड अल्फा सेम डायरेक्शन में, तो ओमेगा बढ़ेगा। अल्फा इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज इन ओमेगा। अरे एक्सीलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी, एक्सीलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। यहां पे एंगुलर एक्सीलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ओमेगा को बढ़ाएगा, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो ओमेगा कम होगा। बस ये यहां पे थोड़ा सा इस बात का फील लेना है, लिख भी देता हूं। इफ अल्फा एंड ओमेगा इज इन सेम डायरेक्शन देन ओमेगा विल इंक्रीज। सर परपेंडिकुलर होंगे तो पॉसिबल ही नहीं है, एक्सियल वेक्टर या तो बाहर होंगे नहीं तो अंदर होंगे, परपेंडिकुलर होना पॉसिबल ही नहीं। क्या आपको यहां तक समझ आया? अब इन तीनों में जो रिलेशन अपन ने अच्छे से समझा है उस पे बेस्ड एक रिलेशन समझिए कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चलता है तो डिस्टेंस भी तो ट्रेवल करता ही है। जैसे मान लो अपन यहां पे देखें, ये देखो, ये सर्कुलर पाथ है और पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया, मान लो यहां से, थोड़ा सर्कुलर ही समझना इसको,
तो कम सर्कुलर दिख रहा होगा। पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया और इन्फाइनिटली स्मॉल dt टाइम में यहाँ से यहाँ तक आया, तो कितना एंगल ट्रेवल करेगा सर? ये एंगल बहुत स्मॉल ट्रेवल करेगा डी थीटा, और रेडियस आर है। कितने टाइम में ट्रेवल किया? इन्फाइनिटली स्मॉल dt टाइम। तो इसका आर्क लेंथ बताओ क्या होगा? ये आर्क लेंथ, सर आर्क लेंथ होगा r इंटू थीटा। और पार्टिकल यहां से यहां पे चल के गया है, तो इन्फाइनिटली स्मॉल टाइम में ये डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, तो आर्क लेंथ को ही अपन कह देते हैं डिस्टेंस बराबर r इंटू थीटा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन नहीं है बेटा, ये डिस्टेंस इन्फाइनिटली स्मॉल टाइम में डीएल डिस्टेंस आर्क लेंथ के बराबर बहुत छोटा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो बहुत छोटा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय बहुत छोटा dt टाइम इज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू यहां पे r इंटू डी थीटा बाई dt। अरे भाई इधर डिस्टेंस रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस स्पीड हो गया, r कांस्टेंट, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ तो कांस्टेंट होगा, डी थीटा बाई dt ओमेगा हो जाएगा। तो स्पीड इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा, जैसे इसको कह सकते हैं v बराबर r ओमेगा। अब रोटेशनल मोशन में जाके रिलेशन पढ़ोगे आप, v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। अब इसमें भी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, आप में से ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि सर हमें ये याद नहीं रहता कि ओमेगा क्रॉस r लिखे कि r क्रॉस ओमेगा लिखे, इसमें कंफ्यूजन रहता है। कभी कभी तो हमें r क्रॉस ओमेगा याद होता है, कभी ओमेगा क्रॉस r होता है। असल में कैसे याद रखेंगे? तो मैं एक नहीं, जितने फॉर्मूले होते हैं ना सबको याद रखेंगे। एक ही फॉर्मूला बता देता हूँ, चाहे तुम एंगुलर मोमेंटम लिखो, टॉप लिखो, और ये बात लिख लेना, मेंशन कर लेना। ये जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर हमेशा एंगुलर टर्म के बाद आएगा। जैसे टॉर्क लिखते हो तो r क्रॉस f होता है। ये जो पोजीशन वेक्टर है ना, एंगुलर टर्म टॉर्क के बाद आएगा, ये हमेशा याद रखना। ओमेगा के बाद आएगा, ओमेगा से एंगुलर टर्म से पहले पोजीशन वेक्टर नहीं आ सकता, याद रख लेना ये बात मैं और समझाऊंगा रोटेशनल मोशन में। तो यहां पे क्या होता है कि पोजीशन वेक्टर, ये जो रेडियस वेक्टर यहां पे लिया ना हमने पोजीशन वेक्टर, ये ओमेगा और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर नहीं होता। लेकिन यहां पे देखोगे तो किसी भी इंस्टेंट पे सर्कुलर मोशन में, किसी भी इंस्टेंट पे ये r है और ये v है, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। देख लो ये r है पोजीशन वेक्टर, देखो ये वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर होगा। यहां से देख लो वेलोसिटी और रेडियस हमेशा कैसे, कितने एंगल पे होंगे सर? परपेंडिकुलर होंगे। तो यहां पे sin 90 का टर्म आएगा, sin 90 हो जाएगा 1। तो इसमें जाना ही नहीं, अपने को सिर्फ ये समझना है कि हमने आर्क लेंथ डिस्टेंस लिखा है और रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस होता है स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू आर होता है, वेलोसिटी नहीं है ये, गलती से इसको वेलोसिटी मत बोल देना, ये स्पीड है। बार बार मैं बोल रहा हूं ये स्पीड है, वेलोसिटी की जरूरत ही नहीं है यहां पे अपने को। जो इनफाइनाइट स्मॉल टाइम में हमने डिस्प्लेसमेंट नहीं लिया बेटा, डिस्टेंस लिया है। तो रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस स्पीड होता है, और उसी डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज इन स्पीड। इसी को मैं एक बार और डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज इन स्पीड क्या होगा? रेट ऑफ चेंज इन स्पीड उसी डायरेक्शन में, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एक्सीलरेशन होता है, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड मैंने बताया था आपको टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है। तो ये होगा at इज इक्वल टू, देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या टाइम के रिस्पेक्ट में, आर कांस्टेंट, ओमेगा डी ओमेगा बाई dt क्या था यहाँ पे, देख डी ओमेगा बाई dt क्या था? अल्फा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आर अल्फा। याद रखना ये है तुम्हारा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, क्योंकि हमेशा यहां पे ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, आर परपेंडिकुलर होगा। तो जो इसका स्पीड में चेंज निकाला हमने, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो अल्फा और एटी में रिलेशन होता है, बच्चे इसको पढ़ते हैं ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ये नहीं है। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा, ये गलत है, और बच्चे को इसी वजह से कंफ्यूजन में सवाल गलत हो जाता है। ये बेटा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, क्योंकि मैंने यहां पे स्पीड को डिफरेंशिएट किया है, ये वेलोसिटी को मैंने डिफरेंशिएट ही नहीं किया। मैंने किसको डिफरेंशिएट किया है? स्पीड को। और रेट ऑफ चेंज इन स्पीड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है। टेंजेंशियल मतलब पाथ जिधर है ना, टेंजेंट की डायरेक्शन में, इस तरफ ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है ना, तो इसी तरफ जो एक्सीलरेशन आएगा उसको कहते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। वेलोसिटी के डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन होता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में जिधर ऑब्जेक्ट भाग रहा है उधर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उधर ही उसकी टेंजेंट की तरफ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बताते हैं। मान लो कोई कर्व है, ये बेटा मैंने तुम्हें बोला था लिख लेने के लिए, मान लो एक कर्व है, इस कर्व पे ऑब्जेक्ट यहां पे है, अभी
तो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन किधर होगी, आप यहां पे टेंजेंट प्लॉट करेंगे और टेंजेंट की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, टेंजेंट की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी। समझ आएगी बात। अगर मैं इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देखूं तो इसको कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर देखूं तो इसको कहते हैं हम लोग नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं ए की बात ही नहीं कर रहा हूं, नेट की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इसके टेंजेंट की तरफ रेट ऑफ चेंज इन स्पीड होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और वो कहां होता है, टेंजेंट की तरफ। अरे जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट भाग रहा होता है ना, उसी डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन आ जाए ना, जितना भी एक्सेलरेशन आ जाए उसको कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और उसके वजह से स्पीड पे ही फर्क पड़ता है। समझ में आया कि नहीं, उसके वजह से डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा। मान लो ऑब्जेक्ट आगे चल रहा है, ये मैंने 1D में एक्सेलरेशन पढ़ाते समय समझाया था। मान लो ऑब्जेक्ट आगे चल रहा है, आगे एक्सेलरेशन दूंगा तो ऑब्जेक्ट एक ही लाइन पे चलता रहेगा, क्या चेंज होगा उसका, स्पीड, डायरेक्शन चेंज ही नहीं होगा। ऐसा एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो, उसी की वेलोसिटी की डायरेक्शन में, उसको कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, उसका इफेक्ट सिर्फ स्पीड पे पड़ता है। जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में है उसका इफेक्ट सिर्फ स्पीड पे पड़ता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिधर ऑब्जेक्ट जा रहा है उधर ही वेलोसिटी है, उधर ही वेलोसिटी और उधर ही एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो उसको हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सर यहाँ पे तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वो मैं बताऊंगा डायरेक्शन कैसे चेंज हो रहा है, वह भी फील करो। मैं इस जानबूझ के यहाँ पे बार बार स्ट्रेस डाल के समझा रहा हूं, क्योंकि बच्चे इसको गलत पढ़ लेते हैं, ये याद रखते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा, जो कि गलत है। एक तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया, दूसरे तरीके से मैं यहां पे फिर से आता हूं। आर लेंथ लिया मैंने डिस्प्लेसमेंट लिया ही नहीं, मैंने डिस्टेंस लिया। रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड, एंड रेट ऑफ चेंज इन स्पीड की बात कर रहा हूं। स्पीड को चेंज करने के लिए वेलोसिटी उधर ही होना चाहिए, एक्सेलरेशन उधर ही होना चाहिए। स्पीड को चेंज करने के लिए जिधर ऑब्जेक्ट भाग रहा है उधर ही होना चाहिए, जिधर ऑब्जेक्ट भाग रहा है उसको हम कहते हैं टेंजेंट की तरफ भाग रहा है, तो उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होना चाहिए, इसलिए इसको कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। धीरे धीरे फील आ जाएगा, तो जितना समझ आया है धीरे धीरे और समझ आएगा बेटा, चिंता मत करो। लेकिन इतना याद रखना कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा होता है। अब यहां पे देखो, बच्चों को कई बार फील नहीं आता सर v बराबर आर ओमेगा को और समझाओ, तो देखो मान लो एक रॉड लिया मैंने, उसको यहां पे हिंज कर दिया, ठीक है, हिंज कर दिया। अब इसके 2-3 पॉइंट मैंने बना लिए, 1, 2 और 3, इसी फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। मान लो रॉड घूम के कहीं यहां पहुंचा, रॉड घूम के यहां पहुंचा, ऐसे ऐसे रॉड यहां पे घूम के आया। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा ये बताओ कि 1 वाला पॉइंट तो यहां से यहां आया, ये एंगल घुमा थीटा, दूसरा पॉइंट यहां से यहां आया तो ये एंगल कुछ अल्फा, और तीसरा पॉइंट यहां से यहां आया, ये एंगल कुछ गामा। तो सबसे ज्यादा एंगल कौन घूमा, तो अच्छा कहते हैं सर सेम ही तो घूमा है। अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट थीटा, ये यहां से यहां आया, थीटा एंगल घूमा, ये यहां से आया अल्फा घूमा, ये गामा घूमा, तो क्या कहोगे, थीटा बराबर अल्फा बराबर गामा। यस, मतलब ओमेगा ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ओमेगा ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, ओमेगा ऑफ थर्ड ऑब्जेक्ट, तीनों की ओमेगा सेम है, तीनों की ओमेगा सेम है, सेम एंगल ट्रेवल किया सेम टाइम। लेकिन आप देखें स्पीड, तो जितने टाइम में ये थर्ड यहां से यहां आया, सेकंड यहां से आया, 1 वहां से यहां आया है, उतने ही टाइम में ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आया, ये कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये और कम डिस्टेंस ट्रेवल किया। मतलब स्पीड देखें तो जो पार्टिकल जितने बड़े रेडियस में घूमता है उसकी स्पीड उतनी ज्यादा होगी। तो आप कह सकते हैं टेंजेंशियल स्पीड, लीनियर स्पीड बोल दो ना, स्पीड बोल दो, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस वेक्टर। जो जितने ज्यादा बड़े रेडियस में घूमेगा उसकी स्पीड उतनी ज्यादा होगी, और ओमेगा सबकी सेम है तो ओमेगा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोल देंगे, तो v बराबर ओमेगा आर। तो देखो यहाँ पे ये स्पीड है, लीनियर स्पीड है, और ये है आपका एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड, ये क्या है बेटा, एंगुलर स्पीड। समझ आया, तो लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड में ये रिलेशन होता है, और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन में रिलेशन होता है AT बराबर आर अल्फा। ठीक है, अब मान लो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन से चल रहा है, तो उसके इक्वेशन में मोशन भी होंगे। तो आपको ये पढ़ते हुए फील आया कि लीनियर मोशन में जैसे हमने वेलोसिटी डिफाइन किया था, एक्सीलरेशन डिफाइन किया था, पोजीशन डिफाइन किया था, यहां पे बस वो नाम आगे एंगुलर लग गया है, डेफिनेशन फॉर्मूला सब एज इट इज है। तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन भी एज इट इज होगा। यहां पे देखिए अल्फा कांस्टेंट, किसकी बात करूं मैं, एंगुलर एक्सीलरेशन कांस्टेंट, यहां पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है,
एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है तो ये सारे इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे अगर कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन से एक पार्टिकल चल रहा है तो किसी भी इंस्टेंट पे उसका जो एंगुलर स्पीड होगा फाइनल, वो होगा बेटा फाइनल एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर स्पीड प्लस अल्फा इंटू टी। ये आएगा रिलेशन। देख भाई, अब तुम पूछोगे सर यहाँ पे तो ए है, यहाँ पे अल्फा है, तो बेटा याद करो मैंने बहुत चीख चीख के चिल्लाया था कि 1D मोशन के बारे में बात करोगे तो ये 1D इक्वेशन ऑफ मोशन, 1D के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है, और 1D में बात करोगे तो एक लाइन पे डायरेक्शन चेंज होगा नहीं, तो AC होता है 0, 80 आएगा बस यहाँ पे। तो ये A लिखा है असल में 80 ही है, क्योंकि 1D में डायरेक्शन चेंज करना अलाउड नहीं है। ऑब्जेक्ट डायरेक्शन कैसे चेंज करता है? चलता है चलता चलता है, रुकता है फिर घूम सकता है, चलते चलते नहीं घूम सकता। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी घूमते घूमते अपना डायरेक्शन ऑफ सेंस ऑफ रोटेशन चेंज नहीं कर सकता है। सेंस ऑफ रोटेशन चेंज करने के लिए उसको रोटेशन बंद करना पड़ेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट तुम फील कर लो ना, ऑब्जेक्ट घर में बैठो, एक बॉल को बांध लो और घुमाओ, ऐसे ऐसे घुमाते रहो, कैसे घूम रही है? क्लॉकवाइज। इसको रोक के एंटी क्लॉकवाइज चलते चलते एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, घुमाओ घुमाओ घुमाओ, कोशिश कर लो ना, कर लो, नहीं घूमेगा, पहले रुकेगा फिर घूमेगा। ठीक है भाई, तो समझो यार, किसी भी टी टाइम में इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी मान लो है ओमेगा आई, किसी भी टी टाइम में कितना एंगल घूमेगा? ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने आपको ड्राइव करके सिखाया था। एग्जैक्टली ये इक्वेशन ऑफ मोशन एज इट इज कॉपी हो जाते हैं, एज इट इज कॉपी हो जाते हैं, कोई खास बात नहीं। देखो भाई, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। थीटा एनथ, थीटा एनथ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस हाफ अल्फा 2n माइनस 1। देखना भाई, u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। तो अगर ऑब्जेक्ट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से और अल्फा कांस्टेंट एक्सीलरेशन से सर्कुलर पाथ पे चलना शुरू करता है, तो किसी भी nthवें सेकंड में कितना एंगल ट्रेवल करेगा ये रहा। अच्छा सर, आपने एक रेस्ट टू रेस्ट का कहानी सुनाया था, याद करिए, रेस्ट टू रेस्ट की जर्नी। रेस्ट से जर्नी शुरू किया, अल्फा एक्सीलरेशन चला, फिर बीटा से रिटार्ड होकर रुक गया। उस केस में टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट ट्रेवल करा था, उसका ऐसे लिखा था। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से जर्नी स्टार्ट करता है, तो उसका रेस्ट मतलब वो एंगल ट्रेवल नहीं कर रहा, तो ओमेगा इनिशियल 0 टू रेस्ट में जा रहा है, मतलब फाइनल भी एक्सीलरेशन एंगुलर एक्सीलरेशन क्या हो गया? 0। पहले अल्फा से एक्सीलरेट हुआ, फिर बीटा से रिटार्ड हुआ, तो टोटल एंगल कितना ट्रेवल करेगा? सेम टू सेम कंसेप्ट। यहां पे सवाल नेग्लिजिबल पूछे जाते हैं इससे, लेकिन बेटा ये कंसेप्ट सीख लो, डायरेक्ट सेम टू सेम अप्लाई होता है। अच्छा, यहां पे देखो, रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन से अगर ऑब्जेक्ट जर्नी स्टार्ट करता है, रेस्ट और कांस्टेंट एक्सीलरेशन, अगर रेस्ट नहीं है तो नहीं लगा सकते, रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन जर्नी स्टार्ट करता है, तो फर्स्ट सेकंड में, दूसरे सेकंड में एंड थर्ड सेकंड में डिस्प्लेसमेंट का रेशियो 1:3:5 होता है। यहां भी लिख सकते हैं, इफ ओमेगा इनिशियल 0 एंड अल्फा कांस्टेंट, तो फर्स्ट सेकंड में जो एंगल ट्रेवल करेगा, सेकंड सेकंड में जो एंगल ट्रेवल करेगा, थर्ड सेकंड में जो एंगल ट्रेवल करेगा, उसका रेशियो होगा 1:3:5। अच्छा, टोटल 1 सेकेंड में जो एंगल ट्रेवल करेगा, टोटल 2 सेकेंड में जो एंगल ट्रेवल करेगा, और टोटल 3 सेकेंड में जो एंगल ट्रेवल करेगा 1:4:9 होगा। तो ड्राइव करने की कोई बात ही नहीं है, सेम तरीके से आता है सब कुछ, एकदम सेम मैनर में, कोई खास बात। तो यहां तक बहुत मेहनत से मैंने आपको थीटा का फील दिलाया, ओमेगा का फील दिलाया, अल्फा का फील दिलाया। तीनों चीज़ याद रखिएगा, ये तीनों ही एक्सियल वेक्टर होते हैं, इनके 2 ही डायरेक्शन पॉसिबल है, प्लेन ऑफ रोटेशन से बाहर एंटी क्लॉकवाइज मोशन के लिए, प्लेन ऑफ रोटेशन से अंदर क्लॉकवाइज मोशन के लिए। ओमेगा और अल्फा सेम डायरेक्शन में है तो ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा और अल्फा अपोजिट डायरेक्शन में है तो ओमेगा कम होगा। ये सारी बातें आपको समझाएं। क्लियर है बेटा? अब सुनिए, टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन में आते हैं। तो सबसे पहला सर्कुलर मोशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्मिलिटी। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है सर? वेलोसिटी कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन मींस वेलोसिटी कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मोशन मींस वेलोसिटी कांस्टेंट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मींस एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मींस क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट। अरे यार, हिंदी में लिख दिया मैंने यहाँ पे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहां से थ्योरेटिकल सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, एक एक करके जो मैं आपको फील कराऊंगा उसको समझते चलिएगा। पहली बात, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पहला चीज जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए।
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड। अरे सर स्पीड गलती से लिख दिया आपने। अगर मान लो स्पीड कांस्टेंट है तो एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट ही होगा क्या? इफ एंगुलर स्पीड इज कांस्टेंट देन एंगुलर वेलोसिटी मस्ट बी कांस्टेंट। ये अगर तुम सीख गए ना तो मजा आ जाएगा। सही है कि गलत? इफ एंगुलर स्पीड इज कांस्टेंट मतलब रेट ऑफ चेंज इन ओमेगा की बात कर रहा हूं, बस डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा। एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा क्या? यस। इफ प्लेन ऑफ रोटेशन इज फिक्स, प्लेन ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड, इफ प्लेन ऑफ रोटेशन इज फिक्स। अब समझो कैसे, 1D के बारे में बात कर। तो मान लो मैंने तुम्हें बोल दिया कि एक ही डायरेक्शन में चलना है और स्पीड कांस्टेंट रखना है, स्पीड कांस्टेंट रखना है, 1D में चलना है। बेटा ये मैं बहुत आउट ऑफ द वे जाके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि स्पीड कांस्टेंट रखना है और आपको एक ही लाइन में चलना है, लाइन नहीं चेंज करना, एक ही लाइन में चलना है, स्पीड कांस्टेंट रखना है। वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो ही गई ना। अगर मैं स्पीड कांस्टेंट रख रहा हूं और एक ही लाइन में चलना है, हाँ मैं पीछे घूम सकता हूं, पीछे घूम सकता, एक लाइन में चलना है बस और स्पीड कांस्टेंट रखना है। अगर मैं एक लाइन पे चल रहा हूं, मेरी स्पीड कांस्टेंट है, तो अब मैं स्पीड कांस्टेंट रख के आगे चलते चलते पीछे घूम ही नहीं सकता, क्योंकि पीछे घूमने के लिए रुकना जरूरी है। बेटा फील करो, मुझे किसी ने कहा कि या तो तुम आगे जा सकते हो और पीछे आ सकते हो। कांस्टेंट स्पीड से जर्नी शुरू करो, एक लाइन में चलो। मैं कांस्टेंट स्पीड से 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूं, मुझे स्पीड चेंज नहीं करनी, लेकिन मुझे डायरेक्शन चेंज करने की इंडिपेंडेंसी है, तो मैं डायरेक्शन चेंज कर ही नहीं पाऊंगा ना। 5 मीटर से चलते 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 पीछे नहीं आ सकते, आपको पहले रुकना पड़ेगा फिर पीछे आना पड़ेगा। लोग सर अचानक से कोई धक्का दे दे, अरे भाई अचानक से धक्का देगा तो मेरी वेलोसिटी पहले 0 होगी फिर पीछे आएगी ना। जैसे देख मैं इसको घुमा रहा हूं, सॉरी 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 सॉरी, इसको मैं घुमा रहा हूं, देखना इसको फील करना जरूरी है बेटा। देखो मैं इसको घुमा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाते घुमाते एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता हूं। मैं कोशिश करके एक बार देखता हूं, तुम भी घर पे करना, फील आएगा। अब मैं कर ही नहीं पा रहा, मैं नहीं कर पा रहा हूं, ईमानदारी से कह रहा हूं, तुम करके देख लो। मैं घुमा रहा हूं घुमा रहा हूं घुमा रहा हूं घुमा रहा हूं। अब ओमेगा कांस्टेंट ओमेगा कांस्टेंट ओमेगा कांस्टेंट है, उतनी ओमेगा से मुझे पीछे घुमाना है। रुक जाएगा, नहीं कर पा रहा हूं। तो अगर मैं प्लेन ऑफ रोटेशन फिक्स रखता हूं, ये बातें नहीं समझाते बेटा, ये समझाने के लिए हिम्मत चाहिए, सुनना। प्लेन ऑफ रोटेशन फिक्स है मतलब एक ही प्लेन में घूम रहा है और एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, तो डायरेक्शन भी फिक्स ही रहेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन फिक्स है तो ओमेगा की डायरेक्शन या तो बाहर होगी तो बाहर ही रहेगी हमेशा, कांस्टेंट ओमेगा से ऑब्जेक्ट घूमता रहेगा। तो मैं एंगुलर स्पीड कांस्टेंट लिख दूं तो एंगुलर वेलोसिटी तुम कांस्टेंट अपने आप मान लोगे, क्योंकि प्लेन ऑफ रोटेशन फिक्स है, प्लेन ऑफ रोटेशन चेंज करना ही नहीं आपके सिलेबस में। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन होगा कि एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, तो बाय डिफॉल्ट एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट ही होगा। अच्छा अब लीनियर स्पीड की बात कर रहा हूं, बताओ क्या होगा? सर लीनियर स्पीड कांस्टेंट होगा, कैसे? सर v बराबर आर ओमेगा। वेरी गुड, ओमेगा तुमने बोला कांस्टेंट है, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है और रेडियस वेक्टर कांस्टेंट होता है, तो स्पीड भी कांस्टेंट होगा। तो एक ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे चल रहा है उसी को कहते हैं हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो याद रखना, काइनेटिक एनर्जी पूछ लेते इसलिए मैं बता रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी में आता है स्पीड का होल स्क्वायर, हाफ एम स्पीड का होल स्क्वायर। तो स्पीड कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है। बहुत सही। डायरेक्शन बताओ। सर सर्कुलर मोशन है तो डायरेक्शन तो चेंज होगा ही, डायरेक्शन इज चेंजिंग, तो वेलोसिटी क्या होगा? सर वेलोसिटी इज आल्सो चेंजिंग ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। वेरी गुड, वेलोसिटी चेंज करेगा। मोमेंटम, कंफ्यूज मत होना बेटा, मोमेंटम इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, उसमें आता है वेलोसिटी, ये होगा चेंजिंग, मोमेंटम इज चेंजिंग, मोमेंटम इज चेंजिंग। अब सुनना, अगर तुम्हारा अल्फा ओमेगा कांस्टेंट, तो अल्फा क्या हो जाएगा? 0। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ मोशन इन विच अल्फा इज 0, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है और रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर स्पीड होता है अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, अल्फा कांस्टेंट तो डी ओमेगा बाई डी टी, ओमेगा कांस्टेंट उसका डिफरेंशिएशन 0 और अल्फा 0 तो यहां से एटी भी 0,
अरे यार, AT बराबर आर अल्फा, और वैसे भी स्पीड कांस्टेंट है, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होगा, 0। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वर्क इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, उसमें चेंज नहीं होगा तो वर्क 0। अच्छा, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और मैंने आपको बताया था बेटा, फील कराया था, मान लो ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है, इधर की तरफ कोई एसिलेशन नहीं है, सारा एसिलेशन परपेंडिकुलर हो गया, तो इसको नॉर्मल एसिलेशन कहते हैं, डायरेक्शन चेंज करने वाला एसिलेशन कहते हैं। किसी इंस्टेंट पे परपेंडिकुलर लग रहा है, ऑब्जेक्ट की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ इधर के एसिलेशन की वजह से, इधर के एसिलेशन की वजह से डायरेक्शन चेंज होगा। तो यहां से कहेंगे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब नॉर्मल एसिलेशन कुछ होगा। नॉर्मल मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, जिसको सेंट्रीपिटल एसिलेशन के नाम से जानते हैं। वेलोसिटी चेंज है मतलब एसिलरेशन होगा, और मोमेंटम चेंज हो रहा है तो रेट ऑफ चेंजिंग मोमेंटम कहते हैं फोर्स, तो फोर्स कुछ ना कुछ लगेगा। तो मैं कहूं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज पॉसिबल विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। जैसे यूनिफॉर्म मोशन, उसी तरीके से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज पॉसिबल विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब यह हुआ कि ऑब्जेक्ट का स्पीड कांस्टेंट होगा, स्पीड कांस्टेंट होगा, सुनना, स्पीड कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होगा, स्पीड कांस्टेंट होगा, स्पीड कांस्टेंट होगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज, और वेलोसिटी चेंज मतलब एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन मतलब फोर्स आना चाहिए, F बराबर ma से ही सोच लो। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो उस पर फोर्स कुछ ना कुछ पक्का लग रहा होगा, उस पर फोर्स कुछ ना कुछ पक्का लग रहा होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूसीएम से लिख लेते हैं, इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब झटका लगा तुम्हें बेटा, अगर झटका नहीं दूंगा ना तो एग्जाम में झटका लगेगा। तुम क्या चाहते हो, तुम्हें झटका यहां लगे कि एग्जाम में लगे, सोच के बताओ। मैं चाहूं तो इसको स्किप कर दूं क्योंकि समझाना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, तो यहां पे अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेच करो। अब देखो, फील करो। मैं चाहता तो छोड़ देता और तुम्हें हवा भी नहीं लगता, लेकिन मैं तुम्हें समझाऊंगा। यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन बताओ क्या होता है। सर यूनिफॉर्म मोशन मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी, मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म मोशन मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी। और सर्कुलर मोशन चाहे यूनिफॉर्म क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी कैसा है, वेरिएबल है, डायरेक्शन के चेंज होने से। तो कोई भी ऐसा मोशन जिसमें वेलोसिटी वेरिएबल हो जाए वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन में तो वेलोसिटी वेरिएबल है, डायरेक्शन मोशन चेंज हो रहा है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नाम है इसका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सिर्फ मोशन के बारे में बात करेगा तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, क्योंकि मोशन बोल रहा है ना, तो सर्कुलर तो कुछ नहीं लगा, मैं बोला हूं कि मोशन कैसा बताओ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि वेलोसिटी वेरिएबल है, वेलोसिटी वेरिएबल होने से नॉन यूनिफॉर्म मोशन आंसर होगा। तो आधे से ज्यादा बच्चे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का टाइप पूछते हैं तो बोल देते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब यूनिफॉर्म मोशन। ना मुन्ना ना, ना रामलाल ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मींस नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब सुनना, किताबों में पढ़ोगे या कहीं भी तुम्हें पढ़ाया जाएगा तो कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। इतना बता के सवाल करा देते हैं, और इतना बता के मैं सवाल करा दूंगा तो यहाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन में तुम फंसोगे। मैंने तुम्हें एक नहीं 12 फिजिकल क्वांटिटी बताई, 12 कैसे बताऊं सुना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होता है, लीनियर स्पीड भी कांस्टेंट होता है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन भी 0 हो जाता है, डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होता है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होता है क्योंकि स्पीड कांस्टेंट होता है, मोमेंटम वेरिएबल होता है क्योंकि डायरेक्शन वेरिएबल होता है, वेलोसिटी वेरिएबल होता है इसलिए मोमेंटम वेरिएबल हो जाता है, मोमेंटम वेरिएबल इसलिए फोर्स लगना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट इसलिए वर्क डन 0 होगा, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट इसलिए वर्क डन 0 होगा, स्पीड कांस्टेंट इसलिए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 होगा, स्पीड कांस्टेंट इसलिए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 होगा, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है इसलिए एंगुलर एक्सीलरेशन 0 होगा। सुनना मेरी बात फिर से, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ मोशन इन विच स्पीड इज कांस्टेंट इसलिए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट मतलब अल्फा 0, डायरेक्शन वेरिएबल हो रहा है इसलिए एक्सीलरेशन आएगा, वेलोसिटी चेंज होगा, एक्सीलरेशन होगा, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो वर्क डन 0 हो जाएगा, लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल है इसलिए मोमेंटम वेरिएबल होगा। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ आई ये बात। अब सर एक्सीलरेशन कैसा होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो देखो बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर एक्सीलरेशन की बात करो, एक्सीलरेशन इन यूसीएम
यूसीएम मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, याद रखना स्पीड कांस्टेंट होगा। ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, विथ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है बेटा, देखो देखो ये है सर्कुलर पाथ। अब यहां पे समझना, ऑब्जेक्ट यहां पे था, उसकी स्पीड v है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ v है, ऑब्जेक्ट यहां पे आ गया, उसकी फाइनल वेलोसिटी इधर होगी और वो भी होगा v। एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी इज थीटा, सॉरी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन वेक्टर इज थीटा। अब आपको इतना तो पता है कि स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब at 0। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, और मैं एवरेज एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ। मान लो पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंचा, तो मैं एक इंटरवल की बात करूं, पार्टिकल यहां से चल के यहां पहुंचा है, तो एक इंटरवल की बात कर रहा हूं, है ना। यहां से यहां तक पार्टिकल को जाने में मान लो टी टाइम लगा, टाइम टी लगा। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा सर? एक्सेलरेशन तो हमने पढ़ा है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। बताओ, इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v, फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड कहते हैं। ऑब्जेक्ट लगातार v से स्पीड से चल रहा है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? सेम। तो वैसे दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच का एंगल थीटा है, तो थीटा तो नहीं दिख रहा, ये तो पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल है। ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है और ये फाइनल पोजीशन वेक्टर है, दोनों का टेल यहां है, लेकिन वेलोसिटी तो एक यहां है और एक यहां है। तो सर कैसे कह रहे हो? मैं कह रहा हूं कैसे, देखो अभी देखो, मान लो पार्टिकल यहां पे, ये इसकी रेडियस और ये वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, ये मैंने समझाया है। ऐसा है, ऐसा है, देखो ये देखो, ये देखो क्या है? वेलोसिटी, और ये क्या है? रेडियस, दोनों परपेंडिकुलर है। मैं तुम्हें कहता हूं कि रेडियस को 90 डिग्री से घुमाओ, तो रेडियस ऐसे जाएगा, और रेडियस जब y एक्सिस के लॉन्ग होगा तो वेलोसिटी x के लॉन्ग आ जाएगा। अब मैं कहता हूं रेडियस को और घुमाओ, तो ऐसे घुमाओगे, दिख नहीं पा रहे हो? ये देखो, वेलोसिटी हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर है। रेडियस अभी x एक्सिस में है, तो वेलोसिटी y में है। अगर रेडियस को ऐसे घुमा के पार्टिकल जब यहां आया, रेडियस a, तो वेलोसिटी इधर, वेलोसिटी y से देखो x में 90 डिग्री घूम गया, तो रेडियस 90 पे, तो वेलोसिटी भी 90 पे घूम गया। देखो बेटा, ये हमेशा एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, मतलब ऐसा है कुछ। मैं तुम्हें ये है क्या लूं जिससे मैं तुम्हें फील करा पाऊं? रुको, ये देखो, मान लो सर्कुलर पाथ का ये रेडियस है और ये वेलोसिटी है। देखो बेटा, ये वेलोसिटी है। अब मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं, देखो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो ये अगर 90 घुमा तो ये भी तो 90 घुमा, ये ऐसे ही तो घुमा। चलो इसको 180 घुमाते हैं। देखो ये सर्कुलर पाथ है, देखो बेटा ये रेडियस और ये वेलोसिटी, ठीक है। अब रेडियस को पॉजिटिव एक्स एक्सिस से माइनस निगेटिव एक्सिस में ले जाता हूं, देखना भाई, रेडियस रेडियस 180 घूम गया, लेकिन बहुत मारूंगा। ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है और ये अब फाइनल पोजीशन वेक्टर होगा, इधर से इधर घूम गया, तो 180 घूमा, तो वेलोसिटी ऊपर से फिर नीचे आ गया, वेलोसिटी भी 180 घूमा। तो जितना पोजीशन वेक्टर के बीच एंगल होगा, उतना ही वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल आएगा। तो एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर इज थीटा। लिख देता हूं यहां पे, एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर इज थीटा। एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर इज थीटा। अच्छा सर, एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर इज थीटा, बहुत बढ़िया सर। एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर इज थीटा और वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम, मतलब वैसे दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, उनके बीच में एंगल थीटा है, तो सिंपल आ जाएगा 2b sin थीटा 2। ये मैंने वेक्टर में आपको समझाया था। तो एवरेज एक्सीलरेशन आया क्योंकि टी टाइम इंटरवल में देखा। अब ऑब्जेक्ट चल रहा है v स्पीड से, तो यहां से यहां तक जब पार्टिकल गया, ऑब्जेक्ट गया, तो कितना टाइम लिया होगा? टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना गया? r थीटा, और स्पीड क्या हो गया? v। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया, ये इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे टाइम की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो 2v sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड टाइम की वैल्यू रखता हूँ, एकदम दिखाऊंगा मैं तुम्हें। टाइम देखो r थीटा बाई v है, r थीटा बाई v, v को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा v स्क्वायर साइन थीटा बाई 2। देखो v ऊपर चला गया तो v स्क्वायर साइन थीटा बाई 2, नीचे क्या बचा सर? r इंटू थीटा। ठीक है बेटा,
रामलाल ठीक है ना सर, 2 छूट गया। ओके 2 नहीं लिखा, जानबूझ के नहीं लिखा। इस 2 को मैं नीचे लिख लेता हूँ। तो नीचे कैसे लिख लो, ऊपर है तो नीचे लाता हूँ तो नीचे ही चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। सर क्या फायदा, यहाँ लिखो यहाँ लिखो, ना 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 मुन्ना फायदा है। अब देखो तुम एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन जो असल में तुम्हें याद रखना है, एसी एवरेज हो जाएगा देखो वी स्क्वायर बाई आर, देखना बेटा वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा बाई 2 बटा थीटा बाई 2। अच्छा याद रखने में आसानी हो, ऊपर थीटा बाई 2 तो नीचे भी थीटा बाई 2। लेकिन हमने सर तो सेंटीपिटल एसिलेशन वी स्क्वायर बाई आर पढ़ा था। रामलाल वो वी स्क्वायर बाई आर किसी इंस्टेंट पे था, मैंने एवरेज निकाला है। अब सुनना, मैं तुम्हें जबरदस्त बात बता रहा हूं, अभी नहीं बता सकता, लेकिन ये अपने आप में एक एमआर स्टार है। कैसे सर, सुनना। अब तुम्हें अभी मैंने क्या निकाला है, सर्कुलर पाथ पे एवरेज सेंटीपिटल एसिलेशन। और सेंटीपिटल एसिलेशन कैसे अभी बताऊंगा, ये एसिलेशन था ना सर, हाँ हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं इसको प्रूव करूंगा सेंटीपिटल कैसे होगा। अभी एसिलेशन एवरेज है, क्या ये एवरेज एसिलेशन है। सर्कुलर पाथ में मैंने एवरेज एसिलेशन निकाला है, मैं सर्कुलर पाथ पे फोर्स भी निकालूंगा, मैं सर्कुलर आर्क का सेंटर ऑफ मास भी निकालूंगा, मैं सर्कुलर आर्क का ग्रेविटेशनल फील्ड भी निकालूंगा, मैं सर्कुलर आर्क का इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी निकालूंगा, मैं सर्कुलर आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी निकालूंगा, मैं बहुत कुछ निकालूंगा। और तुम्हें जान के आश्चर्य होगा, क्या सबका आंसर यही आएगा। अभी आगे फील कराऊंगा, मजा आ जाएगा तुम्हें देख के। मतलब टीचर इसको कभी रिलेट नहीं कर पाया, मैंने जहां भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा देखा, हर चैप्टर में डेरिवेशन करता है, हर चैप्टर में डेरिवेशन करता है। और तुम्हें जान के आश्चर्य होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो यही आंसर है। बस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कैसे होगा मैं बताऊंगा, स्टॉर्म यही आएगा आर्क के इलेक्ट्रिक फील्ड में। आर्क का सेंटर ऑफ मास यही होगा, आर्क का ग्रेविटेशनल फील्ड यही होगा, आर्क का सेंटीपिटल फोर्स यही आएगा। बुझाया? नहीं बुझाया सर, अभी नहीं बुझाएगा, लेकिन मैं तुम्हें इतने मेहनत से अभी यही समझाया है, मैं तुम्हें 6 चैप्टर में यही से रिजल्ट निकाल दूंगा, यही से आंसर निकाल दूंगा, रिलेट करा के दिखा दूंगा, है ना। तो अभी तक तो ये समझो कि सेंटीपिटल एसिलेशन है। अब मुझे बताओ कि ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ पे चल रहा था, ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ पे चल रहा था तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपने बोला था कि इसका स्पीड कांस्टेंट होगा, सही बात है। मतलब एक्सेलरेशन का कोई भी वैल्यू इसकी तरफ नहीं आना चाहिए। मतलब इस तरफ जो एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, स्पीड कांस्टेंट होने से 0 था, टेंजेंट की तरफ। अरे भाई बताया था ना, इधर वेलोसिटी और इधर एक्सेलरेशन आ जाए तो स्पीड बढ़ जाएगा, इधर वेलोसिटी है इधर एक्सेलरेशन आ जाए तो स्पीड कांस्टेंट रहेगा। अच्छा ऐसा हो तो सर वेलोसिटी इधर एक्सेलरेशन इधर, तो भाई साहब कोई ना कोई कंपोनेंट तो आ ही जाएगा इसकी तरफ। मतलब जो भी एक्सेलरेशन तुम्हारा भी आया है वो उसका अगर थोड़ा सा भी वैल्यू वेलोसिटी की तरफ आएगा तो स्पीड को चेंज कर देगा। इसीलिए इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होना चाहिए जो तुमने निकाला है, जो तुमने निकाला है। इससे कहां होना चाहिए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, क्योंकि इसकी तरफ होगा तो स्पीड को चेंज कर देगा, तो इससे परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब ये जो एक्सेलरेशन है वो सेंटर की तरफ है, इसीलिए इसका नाम दे दिया सेंट्रीपिटल। और इसको नॉर्मल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। नॉर्मल क्यों कहते हैं, नॉर्मल एक्सेलरेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि वेलोसिटी से परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अच्छा पोजीशन वेक्टर अगर मैं देखूं, ये देखो पोजीशन वेक्टर या इसको रेडियस वेक्टर बोल दूं, तो रेडियस वेक्टर सेंटर से बाहर होता है और एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ होता है। अगर किसी भी इंस्टेंट पे देखोगे आप तो इसका वेलोसिटी इधर और एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ, वेलोसिटी इधर एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ, वेलोसिटी इधर एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ, वेलोसिटी इधर एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ। इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल, क्योंकि सेंटर की तरफ आता है। सर अगर ये सेंट्रीपिटल है तो एक्सीलरेशन आपको समझाया था 2 तरीके से लिखते हैं, एटी प्लस एसी। अब आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं यूसीएम, तो यूसीएम में एटी हो जाएगा 0, तो नेट एक्सीलरेशन ही क्या कहलाएगा, एसी कहलाएगा, जो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर। मैग्नीट्यूड इसका क्या है एसी का, सर एसी एवरेज निकाला है अभी आपने, एवरेज एसी आया है वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा बाई 2 बटा थीटा बाई 2, ये आया है। अब मेरी बात सुनना, अगर मैं इन्फाइनेटली स्मॉल टाइम इंटरवल की बात करूं, इफ डेल्टा टी इज वेरी लेस, मतलब डेल्टा थीटा भी बहुत कम होगा, इन्फाइनेटली स्मॉल टाइम में एंगल बहुत कम चलेगा, और एंगल बहुत कम हो मतलब थीटा टेंस टू 0, बहुत कम थीटा चला है, बहुत कम थीटा चला है, तो आप जानते हैं साइन थीटा 1 हो जाता है, सॉरी साइन थीटा थीटा हो जाता है। अगर थीटा की वैल्यू बहुत कम हो तो साइन थीटा को थीटा लिख लेते हैं। तो यहां पे देखना एसी इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, साइन के अंदर जो भी एंगल है देखो,
थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा थीटा हो जाता है, थीटा बहुत छोटा हो तो कॉस थीटा 1 हो जाता है, साइन थीटा ये थीटा हो जाएगा, और नीचे थीटा बाई 2 तो थीटा बाई 2 से थीटा बाई 2 कट जाएगा, तो देखो ये आ जाएगा वी स्क्वायर वी आर। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर वी आर। मैग्नीट्यूड इसका वी स्क्वायर वी, अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, आपने बोला स्पीड कांस्टेंट, तो इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन वेरिएबल होगा। सर डायरेक्शन वेरिएबल कैसे होगा सर, आपने तो बोला था कि, आपने तो बोला है यहां पे हमेशा सेंटर की तरफ है। रामलाल एक बात बताओ, ये तुम्हारा ईस्ट है तो ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, सही लिखा है? अभी बताओ, यहां पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोलो वेस्ट, यहां पे बोलो साउथ, यहां पे बोलो ईस्ट, यहां पे बोलो नॉर्थ यहां पे बताओ ना सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहाँ है, नॉर्थ में, यहां बोलो वेस्ट में, यहां बोलो साउथ में, यहां बोलो ईस्ट में। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन तो ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ चेंज हो रही है हमेशा, तो डायरेक्शन वेरिएबल है, और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है वी स्क्वायर बाई आर। ये एवरेज और ये इंस्टेंटेनियस, ये एवरेज और ये इंस्टेंटेनियस। और समझना ढंग से, और समझना ढंग से, ऑब्जेक्ट जितने टाइम में सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर लेता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम टेकन टू कंप्लीट सर्कुलर पाथ इज टाइम पीरियड, ठीक है सर। और 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकेंड, ठीक है बेटा। अब मुझे एक बात सोच के बताओ, अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट ओमेगा से चल रहा है तो इंस्टेंटेनियस या एवरेज ओमेगा सेम होगा। पूरे एक रोटेशन को कंप्लीट करने में कितना एंगल घूमना पड़ता है, 2 पाई एक रोटेशन में, और टाइम कितना लगता है टी, तो ओमेगा को लिख सकते हैं आप 2 पाई बाई टी, और ओमेगा को लिख सकते हैं आप 1 अपॉन टी को एफ लिख सकते हैं 2 पाई एफ। तो यहां से एवरेज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन याद रखिएगा, इंस्टेंटेनियस वी स्क्वायर बाई आर होता है। क्या होता है बोलो, वी स्क्वायर बाई आर होता है। एक टर्म एक्स्ट्रा आ जाता है साइन थीटा बाई 2 बटा थीटा बाई 2। ये कब लगाओगे, जब एक टाइम इंटरवल में 2 पॉइंट के बीच पूछेगा, और इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एक पॉइंट पे, ये इंस्टेंटेनियस, ये होता है वी स्क्वायर बाई आर। अच्छा, यहां पे v को अगर मैं आर ओमेगा रख दूं, v को आर ओमेगा रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो आर से आर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। ये आएगा तुम्हारा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अच्छा सर एक काम करो, एक काम करो, आर को ओमेगा बाई वी रख सकते हैं, आर को ओमेगा बाई वी, सॉरी सॉरी सॉरी, वी बराबर ओमेगा, आर को वी बाई ओमेगा, देखो देखो, आर को वी बाई ओमेगा, तो आर को वी बाई ओमेगा रखोगे, ओमेगा ऊपर और वी से वी कटेगा, तो ओमेगा वी आ जाएगा। ये भी तो सही है। अच्छा, कभी कभी फ्रीक्वेंसी गिवन होता है, टाइम पीरियड गिवन होता है, और आपसे पूछ लेता है किसी इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बताओ। इंस्टेंटेनियस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, अरे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल 0 होता है, तो एक्सीलरेशन ही सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है। तो सर यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा कि अगर मुझे फ्रीक्वेंसी गिवन है तो ओमेगा निकाल लूंगा, देखो फ्रीक्वेंसी रख के ओमेगा निकाल लूंगा, और ओमेगा के टर्म्स में ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, दैट्स इट, एस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। समझ आई ये बात? अब सुनना, अब अच्छे से सुनना एकदम। अगर मैं तुमसे बोलूं कि इसमें एक्सीलरेशन कितने तरह के पढ़ लिए आज तुमने, सर्कुलर मोशन में बच्चों से सवाल क्यों नहीं होता, एकदम की पॉइंट पे मैं हिट कर रहा हूं। एक तो सर एक्सीलरेशन होता ही है ए, एक आपने टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का कंसेप्ट बताया, एक आपने सेंट्रीपिटल बताया, एक आपने अल्फा बताया, बिल्कुल बताया। ए का मतलब होता है एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी डीवी बाई डी टी, और एटी का मतलब होता है बेटा रेट ऑफ चेंज इन स्पीड डीवी बाई डी टी, वेक्टर नहीं लगाया मैंने, स्पीड है, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड। और एसी होता है किसी इंस्टेंट पे वी स्क्वायर बाई आर, एसी की वैल्यू फिक्स है वी स्क्वायर बाई आर, एसी की वैल्यू वी स्क्वायर बाई आर। किसी भी इंस्टेंट पे अगर एटी है भी तो उस इंस्टेंट पे अगर वेलोसिटी वी है तो एसी हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। अल्फा होता है तुम्हारा डी ओमेगा बाई डी टी। ये 4 एक्सीलरेशन हो गए सर, और इसमें से 2 के बीच में रिलेशन पड़ा है, एटी बराबर आर अल्फा होता है, एटी बराबर आर अल्फा होता है। और सर एक और पढ़ा है, नेट एक्सीलरेशन बराबर हो जाएगा एटी प्लस एसी। और याद करो 1D मोशन में बोला था डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, तो एसी 0 हो जाएगा, तो ए बराबर एटी था। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट है, इसलिए एटी 0, तो ए बराबर एसी हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो सवाल है सर्कुलर मोशन का, अब मजा आएगा सवाल है सर्कुलर मोशन का, और तुमसे पूछा कि एक्सीलरेशन बताओ। सवाल है सर्कुलर मोशन का और तुमसे पूछा एक्सीलरेशन बताओ,
कौन सा एक्सीलरेशन निकालोगे? ए टी ए सी अल्फा? बताओ सर। सर्कुलर मोशन है तो हम अल्फा निकालेंगे ना। सर सर्कुलर मोशन है तो सर्कुलर मोशन का एक्सीलरेशन अल्फा होता है ना। अगर एक्सीलरेशन लिखा है तो एक्सीलरेशन मतलब एक्सीलरेशन ये है, ये इसका नाम एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन पूछा है तो इसके बारे में सोचो। तो सर सर्कुलर मोशन में अगर तुमसे एंगुलर एक्सीलरेशन पूछना होगा तो लिख देगा। एंगुलर एक्सीलरेशन पूछना होगा तो लिख देगा। ये अगर इसका नाम एंगुलर एक्सीलरेशन है, समझना बेटा, ये मैंने 500,000 सवाल सॉल्व करके ना कंक्लूजन निकाला है। सर्कुलर मोशन हो रहा है, एक्सीलरेशन मतलब यही पूछा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मतलब ये पूछा है, एंगुलर एक्सीलरेशन मतलब ये पूछा है। बताओ इसका फील आया कि नहीं? अब सुनो, सर्कुलर मोशन के सवाल को सॉल्व करने का इजी और स्मार्ट मेथड मैं बताता हूं। सवाल पढ़ो और डिसाइड करो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसमें स्पीड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। बेटा थ्योरी समझने में स्ट्रेस आता है, अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर रखना होता है। सवाल में सारा सवाल करा दूंगा, सारा सवाल डील करा दूंगा, तुम्हें हल्का लगेगा, सब आसान लगेगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट, तो एटी और अल्फा दोनों जीरो। खत्म ही हो गई कहानी। भले ही चार थे लेकिन एटी और अल्फा दोनों जीरो हो गए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, और ए बराबर हो जाएगा ए सी, और ए सी होता है वी स्क्वायर। दैट्स इट। इससे मुश्किल सवाल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बनता ही नहीं कुछ। ये रहा, खत्म कहानी। एटी और अल्फा दोनों जीरो, तो ये खत्म कहानी। फील आया? कंसेप्ट समझा? भी सवाल भी करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पहले देखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सुनो बेटा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है? स्पीड वेरिएबल। स्पीड क्या होगा? वेरिएबल होगा। अब यहां से सारी कहानी बदल जाएगी। अगर स्पीड वेरिएबल है, एंगुलर स्पीड, ओमेगा भी वेरिएबल होगा। एंगुलर स्पीड ओमेगा वेरिएबल, एंगुलर वेलोसिटी वेरिएबल हो। क्यों? स्पीड ही बदल रहा है, बढ़ रहा है, तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को एंगुलर स्पीड कहते हैं। अब सब कुछ वेरिएबल होगा। तो अब यहां से सिर्फ ये समझेंगे कि अगर स्पीड बढ़ रहा है, दो केस बनेगा, या तो स्पीड बढ़ रहा है या तो स्पीड घट रहा है, दो ही केस बढ़ेगा। स्पीड वेरिएबल है तो दो केस बनेंगे, स्पीड बढ़ रहा होगा या स्पीड घट रहा होगा। ऐसे समझो, मान लो स्पीड बढ़ रहा है, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ये है, और स्पीड सर्कुलर पाथ में तभी बढ़ेगा जिधर 80 है, जिधर वेलोसिटी उधर ही 80 हो। मतलब कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन वेलोसिटी की तरफ होगा, टेंजेंट की तरफ होगा। और डायरेक्शन चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एसी, तो एसी भी होगा, वो सेंटर की तरफ होगा। अच्छा, बहुत आसान से समझना। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो कोई भी एक्सीलरेशन इधर नहीं आना चाहिए, तो डायरेक्शन ही चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज करने के लिए वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन होता है, बस एसी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। अब ये दोनों है तो नेट एक्सीलरेशन कहीं इधर होगा। हाँ, एटी और एसी का वेक्टर सम, क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में जो एंगल बनेगा वो थीटा बनेगा। एंड एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सीलरेशन पैरेलल हो जाएगा तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा। क्यों? वेलोसिटी इधर, एक्सीलरेशन इधर, तो ये तो सीधा चला जाएगा ना। डायरेक्शन चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन इधर आएगा, इन दोनों का सम कहीं ना कहीं बीच में, लेकिन ये 90 से कम होगा। तो जब एंगल 0 से 90 के बीच में हो, इसको कहते हैं हम लोग NUCM, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ स्पीड इंक्रीजिंग। ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ स्पीड इंक्रीजिंग। अच्छा सर, यहाँ पे एक्सीलरेशन जो आप आया है, नेट एक्सीलरेशन में दोनों है, एटी और एसी दोनों है, तो नेट एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे आप? नेट एक्सीलरेशन बेटा निकालूंगा ए बराबर रूट अंडर एटी का होल स्क्वायर प्लस एसी का होल, ऐसे निकालूंगा नेट एक्सीलरेशन। सर अगर डायरेक्शन पूछ दे तो tan थीटा इज इक्वल टू, अब सुनना थीटा कहाँ है, ये ए है, ये एसी है, तो एसी को मैं यहां शिफ्ट कर सकता हूं पैरेलली। अब ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और नेट एक्सीलरेशन हाइपोटेन्यूज हो गया, तो tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस एसी बटा 80, एसी बटा 80। अब आओ डिक्रीजिंग स्पीड में, मान लो इधर वेलोसिटी है, टेंजेंट की तरफ ही वेलोसिटी होगा, तो एक्सीलरेशन इसके पीछे होना चाहिए, तभी इसका स्पीड कम होगा, और इसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ए होगा,
और AC होगा तो नेट एसिलेशन इधर आएगा, और जो नेट एसिलेशन आ रहा है उसका जो एंगल है थीटा वो 90 से ज़्यादा होगा और 180 से कम होगा। 90 से ज़्यादा होगा और 180 से कम होगा, तभी स्पीड क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। इफ थीटा इज 90, तो थीटा 90 हो जाए मतलब वेलोसिटी और एसिलेशन परपेंडिकुलर हो जाए तो स्पीड क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, ऐसे। एंगल कैसे निकालोगे, बहुत आसान है। एंगल अपन ये निकालेंगे नहीं, इधर थीटा में जाएंगे नहीं, इधर से अल्फा निकाल लेंगे। अल्फा निकाल लेंगे तो थीटा अपने आप पता चल जाए। अल्फा कैसे निकालेंगे, तो AC को नीचे फिर शिफ्ट कर दो, ये AC और ये 80, तो AC बटा 80, ये रहा कहाँ। और AC और 80 की वैल्यू आपको बहुत अच्छे से पता है। AC मतलब किसी इंस्टेंट पे V² और एवरेज मतलब V² sin थीटा बाई 2 बटा थीटा बाई 2, और 80 रेट ऑफ चेंजेस पे dV/dt, दैट्स इट। अब सवाल करूंगा तो जो थ्योरी पढ़ा और अच्छे से तुम्हें फील आएगा, और सवाल करते समय याद रखना एकदम कंफर्ट जोन में रखूंगा। थ्योरी समझाते समय थोड़ा स्ट्रेस डालना पड़ता है, विजुअलाइजेशन यहां पे उठा के रखना पड़ता है, इमेजिनेशन यहां पे उठा के रखना पड़ता है। अब देखो सवाल, आओ भाई फाइनली सवाल पे आ गया। द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सीलरेशन वेक्टर इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अब तुम्हें डिसाइड करना है कि मोशन कैसा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड कांस्टेंट, सारा का सारा एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ होगा, एंगल होगा 90 डिग्री और आमला। ऐसे ही सवाल पूछते हैं नीट में, देखो तो सही। और आ गया, टू साइक्लिस्ट along सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस R1 एंड R2। दो साइक्लिस्ट, एक चल रहा है रेडियस R1 पे, दूसरा चल रहा है रेडियस R2 पे, चलने दो। At uniform rates, if both of them take same time to complete one revolution, same time to take complete one revolution, same time to complete one revolution, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। एक रोटेशन में एंगल हो गया 2π और टाइम t दोनों ने सेम लिया, और एक रोटेशन के लिए एक का एंगल 2π तो दूसरे का एंगल 2π होगा, एक रोटेशन का एंगल तो 2π होता है। अच्छा, देन देयर एंगुलर स्पीड सेम होगा, रेशियो दोनों का 1:1 आएगा। नीट 2019, क्या बात कर रहे हो सर, नीट 19 का सवाल है। यस, हो गया, आंसर आ गया सर। एक बार और अभी देखो भाई, अभी किसी भी रेडियस के सर्कुलर पाथ पे चले, ओमेगा होता है सिंपल 2π, एक रोटेशन में इसका एंगल 2π, इसका एंगल 2π, और दोनों ने सेम टाइम लिया। If both them take time to complete one revolution, if both of them take same time मतलब टाइम सेम है, 2π सेम है, तो ओमेगा सेम होगा, ओमेगा का रेशियो 1:1 हो जाएगा। बात खत्म। नीट 2019 का, बताओ अच्छा लगा कि नहीं लगा सवाल करके। और देखो, एंगुलर स्पीड ऑफ ए यूनिफॉर्मली सर्कुलेटिंग बॉडी विथ टाइम पीरियड t, एंगुलर स्पीड ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, ये होगा एंगुलर स्पीड यूनिफॉर्मली सर्कुलेटिंग बॉडी। मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलेटिंग बॉडी मतलब ओमेगा कांस्टेंट है, तो किसी इंस्टेंट पे छोटा एंगल बटा छोटा टाइम बराबर टोटल एंगल 2π बटा टोटल टाइम सेम होगा 2π/t आंसर। ये रहा सर, आपने इजी सवाल लिया जानबूझ के, नहीं बेटा अच्छा भी लेता हूँ, देखो ना अच्छे सवाल भी लूंगा। देखो, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड। तुम्हें मैंने क्या बताया था, सवाल पढ़ने के बाद ये डिसाइड करो कि मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। लिखा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब स्पीड कांस्टेंट, तो वेलोसिटी वेरिएबल, डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल, एक्सीलरेशन वेरिएबल। सर डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल कैसे, मान लो पार्टिकल यहाँ है, यहाँ पे था तो यहाँ गया डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अलग। एनर्जी वही काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी मतलब और प्रिसाइजली लिखना चाहिए उसको, लेकिन बेस्ट पॉसिबल आंसर तो यही रहेगा। एक्सीलरेशन तो वेरिएबल है ही, कैसे, डायरेक्शन चेंज होने से, मैंने फील करा इस बात का। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सीलरेशन होता है वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है, उसका डायरेक्शन हमेशा चेंज होता है। देखो फिर बता दो, डायरेक्शन इधर है सेंटर की तरफ, और ये किधर है, वेस्ट में है। अभी डायरेक्शन नीचे है, ये किधर है, साउथ में, नीचे। समझ आया ये बात, आगे देखो। अब स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस इतना मीटर विद एंगुलर स्पीड इतना, तो v बराबर होता है r ओमेगा। तो r बोलो 210 और ओमेगा बोलो 2, तो होगा 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। बेसिक फॉर्मूला पे सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको पहले कंसेप्चुअली समझना है और कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं। अब धीरे धीरे सवाल का लेवल बढ़ता जाएगा, चिंता मत करो। ये सवाल देखो,
बॉडी इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पहले ये कीवर्ड पकड़ना है। कंप्लीट 140 रिवॉल्यूशन इन अ सेकेंड। अब देखो 140 रिवॉल्यूशन इन अ सेकेंड, मतलब टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड इज 140 रिवॉल्यूशन इन अ सेकेंड, देन इट्स एंगुलर स्पीड विल बी, तो एंगुलर स्पीड होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो 2 पाई की वैल्यू लिख सकते हो, पाई के टर्म्स आंसर नहीं है, 22/7 इंटू फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 140। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 7 मल्टीप्लाई टू 20, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तीनों को एप्रॉक्स में आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, बॉडी परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद कंप्लीट 140 रिवॉल्यूशन इन अ सेकंड, देन एंगुलर स्पीड देखो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। क्लियर है? ये ज्यादा लग रहा है यार मुझे, 40 मल्टीप्लाई 200, 400 के आसपास आ जाएगा, 440 के आसपास आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, आगे देखो सेंटीपीटल एक्सेलरेशन। अब देखो सवाल मुश्किल आ गया। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ अ साइक्लिस्ट completing acceleration of cyclist completing, अच्छा, centripetal acceleration of a cyclist completing acceleration of cyclist completing 7 round, ओहो टाइप करने में centripetal acceleration of a cyclist who is completing one rotation, completing 7 rounds in a minute, sorry टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। centripetal acceleration of a cyclist completing, ये हटाओ, सब हटा दो, ये भी हटा दो, सॉरी ये हटा दिया मैंने, अब पढ़ो। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऑफ अ साइक्लिस्ट कंप्लीटिंग 7 राउंड इन अ मिनट, बस हो गया, 2 बार टाइप कर दिया उन्होंने। देखो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऑफ अ साइक्लिस्ट कंप्लीटिंग 7 राउंड इन अ मिनट, 7 राउंड इन अ मिनट, मतलब ये हुआ कि 7 बार घूमता है 1 मिनट में, तो ये फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 7 नहीं होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो यहां पे लिखेंगे आप फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड क्या होगा, तो 7 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है, और 1 सेकेंड होता है 60 सेकेंड, तो 60 से डिवाइड कर ये होगा। अच्छा, ट्रैक ऑफ रेडियस 5 मीटर, रेडियस इज इक्वल टू 5 मीटर विद अ कांस्टेंट स्पीड, मतलब कांस्टेंट स्पीड। अब एक्सेलरेशन पूछा है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। अब सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर। और आपको कैसे पता, क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसी पता है, तो यहाँ से ओमेगा निकाल लूंगा। ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 लिख लो, इनटू एफ, एफ की वैल्यू 7/60 लिख लो। अब यहाँ से अच्छे से फील करना कि 7 से 7 कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 30, और 2 से और कैंसिल कर दोगे तो 11/15, तो ये आ जाएगा बेटा 11/15। चलो, तो ओमेगा आ गया तुम्हारा 11/15, रख दो यहाँ पे 11/15 का होल स्क्वायर इंटू आर, ये हो गया एसी। आर की वैल्यू भी 5 गिवन है, रेडियस 5। अब एसी इज इक्वल टू 11 का होल स्क्वायर बाई 15, 11/15 का होल स्क्वायर इंटू 5। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक जबरदस्त तरीका सिखाता हूँ, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को एग्जैक्टली सॉल्व नहीं करना है। अब मेरा यहाँ पे तरीका देखो, मैं तुम्हें एकदम बेसिक फिजिक्स पढ़ाता हूँ यार। कई लोग कंफ्यूज होते हैं, सर आपका जो एमआर स्टार है वो लगाए कि बेसिक मेथड लगाए। अरे भाई, मेरा एमआर स्टार बहुत बेसिक है, मैं फिजिक्स ही पढ़ा रहा हूँ तुम्हें। बस फर्क ये है कि दुनिया जैसे फिजिक्स पढ़ाती है, थोड़ा सा उसको हटके थोड़ा सिंप्लीफाई करके कॉम्पिटेटिव अप्रोच आपके अंदर डेवलप करना चाहते हो। आपने ऐसा कभी नहीं पढ़ा, आपने ऐसे तरीके से कभी नहीं सीखा, तो आपको डाउट होता है कि नया ही चीज पढ़ा रहे हैं। मैं नया कुछ नहीं पढ़ा रहा साहब, नया कुछ नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, बेसिक फिजिक्स का नजरिया अलग मैं डेवलप कर रहा हूं, और स्टार्टिंग है अभी, इसीलिए। अब देखो, 2 बातें, एक तो स्टार्टिंग है और हमारे और आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप है ना। अभी नया पढ़ना शुरू किए हैं, आप ऑफलाइन मोड में नहीं पढ़ रहे हैं, आप ऑनलाइन मोड में पढ़ रहे हैं, तो आप मेरे से डायरेक्ट इंटरेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा अभी, लेकिन पेशेंस रखिए और भरोसा करिए मेरे पे। जैसे ही 2-3 चैप्टर आप पढ़ लेंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा मेरा तरीका क्या है, और आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, हाईली कंफर्टेबल हो जाएंगे। अभी 80% बच्चे हाईली कंफर्टेबल है, आपको धीरे धीरे ना चीजें समझ आने लगेंगी कि भाई एमआर सर वही फिजिक्स पढ़ा रहे हैं जो नॉर्मल दुनिया में पढ़ाया जाता है, पर उसको विजुअलाइज कराने की कोशिश करते हैं आसानी से। जैसे अब इसका आंसर है, अब तुम इसका आंसर कैसे निकालोगे, जैसे दुनिया निकालती है। अब मेरा तरीका अलग है, मैं नहीं निकालूंगा, मैं लगाऊंगा एमआर स्टार। और देखो, जब तक तुम ये एमआर स्टार नहीं सीख पाओगे, तब तक तुम्हारा नीट क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हें आसानी चीज से कैसे बता दूं, देखना। अब देखना मैं आंसर कैसे निकाल दूंगा, ये लेंथी कैलकुलेशन को आसान कैसे बनाता हूं देखना। मैं क्या करता हूं, ये 11 को 10 मान लेता हूं। अब आधी लोग बोलेंगे सर ये तो गलत है, कैसे मान लोगे आप, आंसर चाहिए,
आसानी से चाहिए तो देख, जैसे मैंने 10 माना तो 5 से कैंसिल करूंगा तो 2/3, 2 का होल स्क्वायर 4, 3 का होल स्क्वायर 9, मतलब 4/9 मल्टीप्लाई 5 20/9, 20/9 मतलब 2.3 समथिंग आएगा, मतलब 2.3 से थोड़ा सा ज्यादा आंसर टिक करूंगा। कैसे? क्योंकि मैंने थोड़ा सा कम लिया था, तो कम लेने की वजह से कम आया मेरा, तो ज्यादा वाला आंसर होगा, तो जस्ट ज्यादा वाला। तो 4 तो होगा नहीं, 6 तो होगा नहीं, 2.3, 2.3, 3 पॉइंट तो कुछ होगा नहीं, 2.7 आंसर। अब तो सोच, अगर तू 11 किसका 11 का होल स्क्वायर करेगा तो 225, सॉरी 121, और इसका होल स्क्वायर करेगा तो पता नहीं कितना आएगा, कितने का कितना करता रहोगे तो क्या कैसे निकालोगे आंसर? देखा मैंने क्या किया, मैंने बस 11 को 10 ले लिया, कुछ नहीं किया भाई, 11 को 10 ले लूंगा तो कितना फर्क पड़ जाएगा आंसर में, लेकिन आंसर निकालना कितना आसान हो गया देखिए। 2.3 से जस्ट, क्योंकि मैंने 11 से 10 लिया था, मैं कम लेने से मेरा ऊपर में कम लिया तो मेरा वैल्यू थोड़ा कम आएगा, तो जस्ट ज्यादा वाला आंसर टिक कर दूंगा, जस्ट ज्यादा वाला ये है, जस्ट ज्यादा वाला ये है। अब तुम रिक्वेस्ट कर रहा हूं बेटा, अब इसको गलत मत में लेना, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक काम करना, अगर तुम्हें नहीं पल्ले पड़ रहा तो तुम इससे सॉल्व कर लो, क्योंकि एग्जाम में करना तुम्हें ही है, तो तुम यही कर लेना बेटा, बस अपना अपना रास्ता है, तुम ये कर लो, कोई बात नहीं, करके तो मैंने यहां तक दिखाया है ना, ये मैंने करके दिखाया है ना, ये भी 11 का होल स्क्वायर भी करके मैं ही दिखाऊं क्या, जब करते हो आगे देखो। If the frequency of an object in uniform circular motion is doubled, then its acceleration becomes, देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये होता है तुम्हारा एंगुलर सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, ओमेगा होता है 2πf, तो 2πf का होल स्क्वायर इंटू आर, तो ये हो जाएगा 2πf स्क्वायर इंटू आर, मतलब एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली, सॉरी 4π स्क्वायर, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी डबल तो एक्सेलरेशन 4 टाइम्स, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 4 टाइम्स। बहुत आसान है, खुद करना चाहिए था लेकिन मैंने अब कर दिया आपको। आगे देखिए, बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 80 मीटर विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड विच इज डिक्रीजिंग एट द रेट, ओ हो, अब सुनो, रेडियस 80 मीटर, अब आएगा मजा, स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड, किसी इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड, विच इज डिक्रीजिंग एट द रेट, स्पीड इज डिक्रीजिंग एट अ रेट, एंड रेट ऑफ चेंज इन स्पीड इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन विच इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्पीड इज डिक्रीजिंग, स्पीड इज डिक्रीजिंग एट एन इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे स्पीड डिक्रीज हो रहा था, देन एंगल मेड बाई इट्स एक्सेलरेशन विथ वेलोसिटी, एंगल मेड बाई एक्सेलरेशन विथ इट्स वेलोसिटी, सुन मेरी बात, ये वेलोसिटी स्पीड डिक्रीज कर रहा है, पक्की बात है, अपोजिट डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगा, तो जो नेट एक्सेलरेशन आएगा, जो नेट एक्सेलरेशन आएगा वो इधर आएगा, नेट एक्सेलरेशन 90 से ज्यादा एंगल बनाएगा, टिक 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 टिका टिक आंसर। अब बोलो सर निकाल के दिखाओ, रामलाल तरीका मैंने सारा पढ़ा है, निकाल लो, मैं ही निकाल देता हूँ, छोड़ यार, देखिए ये एंगल निकाल लो तो ये थीटा अपने आप आ जाएगा, अल्फा निकाल लो, तो बोलो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं सर, tan अल्फा इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर ये बेस AC बटा 80 बोलो सर 5 है, AC नहीं बोलो, V स्क्वायर भी आर, 80 का होल स्क्वायर, सॉरी 20 का होल स्क्वायर बाई आर, 20 का होल स्क्वायर 400 बटा 5 मल्टीप्लाई आर इज 80, 0 से 0 कैंसिल होगा, 8 पे 40 40 1, tan अल्फा 1, तो अल्फा 45, अल्फा 45, तो ये 45, ये पूरा होता है 180, जैसे 45 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच का एंगल है, 180 माइनस 45 135, ये रहा आंसर। अच्छा एक सवाल ये देखो, डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 मीटर, रेडियस 12 मीटर गिवन है, और डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल ऑफ रेडियस मेजर्ड अलोंग द सर्कल इज गिवन बाय दिस, मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है बेटा, देखो ये पोजीशन नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये डिस्टेंस है, S इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, समझ आया मैं क्यों डिस्टेंस डिस्टेंस रट रहा था, डिस्टेंस है ये, सर्कमफ्रेंस पे चला गया, डिस्टेंस है ये, देन द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल टू सेंटीमीटर एक्सीलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, अब आएगा मजा, बताओ मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आओ रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा सर, स्पीड, डिस्टेंस दिया, देखना समझ आया क्यों दिया डिस्टेंस, पहले तुम्हें समझने में थोड़ा दिक्कत आया होगा, लेकिन अब देखो डिस्टेंस क्यों दिया, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, स्पीड होता है वेलोसिटी नहीं होता है, तो स्पीड आएगा क्यू है, सॉरी क्यू है, तो स्पीड आएगा तुम्हारा 60 स्क्वायर, और रेट ऑफ चेंज इन स्पीड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है, ये होगा तुम्हारा 12t, और 2 सेकंड पे देखना है, तो 80 t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे आएगा 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और
और AC किसी इंस्टेंट पे होता है वी स्क्वायर बाई आर। बोलो तो बेटा वी क्या है, वी देखो स्पीड, ये रहा स्पीड, 6t स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 36t का पावर 4 बटा रेडियस आर। अब ये 36 और 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे रखेंगे 4, और रेडियस की वैल्यू क्या है 12 मीटर। तो देखो 36 मल्टीप्लाई रेडियस, बोलो रेडियस है तुम्हारा 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 रेडियस नीचे रखना है, ये है 12 मल्टीप्लाई 2 का पावर 4, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 क्या होगा 4 मल्टीप्लाई 2 8 इन 16, ये आएगा 16। ये आपका AC हो गया। अब देखो इसका एवरेज पूछा है टेंजेंशियल टू सेंट्रीपिटल। टेंजेंशियल बोलो भाई 24, सेंट्रीपिटल बोलो भाई 36 मल्टीप्लाई 16 और 12 ऊपर चला जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 36 3 और ये 8, वन इज टू 2 आ रहा है यार, ये सही किया क्या सवाल? एक बार कैलकुलेशन देख लो, ये तो 12 2 तो ठीक है। ये तो स्पीड यहाँ पे 2 रखोगे तो 6 मल्टीप्लाई 2 का होल स्क्वायर 4, तो 24 आ जाएगा। ये क्या जाएगा, तो 2 सेकंड पे अगर स्पीड देखो तो 2 का होल स्क्वायर 4, 6 मल्टीप्लाई 24 आ गया, ठीक है ना। अब 24 का होल स्क्वायर करना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 24 मल्टीप्लाई 24 बटा रेडियस आ रहा है आपका 12, तो कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया 24 मल्टीप्लाई 2, तो आपका AC आ जाएगा, AC आ जाएगा सॉरी 80/AC पूछा है, तो 80 आ जाएगा आपका 24 और AC आ जाएगा आपका 24 मल्टीप्लाई 2, 1:2 आ रहा है। क्या आंसर बोलो, 1:2 आ रहा है, ठीक है ना। एक बार कैलकुलेशन फिर भी चेक कर लेना, क्योंकि मेरा ध्यान समझाने में रहता है, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो तो उसको ठीक कर लेना। जैसे 1:2 आंसर आ रहा है। नेक्स्ट देखना बेटा, पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस r हैविंग सेंटर एट O विद अ कांस्टेंट स्पीड, v स्पीड से चल रहा है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ओहो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी तो अभी बताया ना। अब वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम, चेंज इन वेलोसिटी वैसे दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन जिनका मैग्नीट्यूड देखो सेम है और उनके बीच का एंगल ये थीटा है, तो ये हो जाएगा 2v साइन 60/2, तो साइन 30 इज 1/2, 2 कैंसिल होगा, आंसर v आएगा, ये आपका आंसर। ये मैंने आपको एसिलेशन समझाते समय बहुत अच्छे से समझा दिया। अ कार इज मूविंग एट ए स्पीड इतना मीटर पर सेकेंड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। अच्छा देखो स्पीड दिया, ये वेलोसिटी कभी बताता ही नहीं, स्पीड देखो ऑफ अ रेडियस 400 मीटर। अच्छा रेडियस भी 400 मीटर है, स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख भाई मैंने पहले तुम्हें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के पहले आसान कराया, फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के मुश्किल कराया, अब देखो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के सवाल आ रहे हैं। देखो देखो ये किसका था, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, ये किसका था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, ये किसका था, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। तो पहले आपको यही डिसाइड करना है, कैसे पता, स्पीड इज इंक्रीजिंग, स्पीड चेंज हो रहा है एज ए इंक्रीजिंग 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 80 गिवन है आपका 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन एक्सीलरेशन ऑफ अ कार, एक्सीलरेशन मतलब क्या हो गया सर, AC प्लस 80 दोनों आएगा क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, और 80 तो 3 दे ही दिया तुम्हारा। अब तुम्हारा एम है AC निकालना, और देख AC निकालना कितना आसान है, v स्क्वायर बाई आर 40 मल्टीप्लाई 40 बटा r की वैल्यू 400, डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, 4 से 4 कटेगा, 4 आ गया। और तुम्हें पता है कि किसी भी इंस्टेंट पे AT और AC परपेंडिकुलर होते हैं, इनका वेक्टर सम मैग्नीट्यूड निकालने जैसा हो जाएगा, रूट अंडर AT का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर। बोलो 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, यह आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट देखो बेटा, ये सवाल करा दिया मैंने, डन, पहले ही करा दिया, देख लेना 1:1 आंसर, सेम टाइम टू कंप्लीट द सर्कुलर पाथ। ये 2 बार आ गए, कोई बात नहीं। बॉडी इज रिवॉल्व विद अ कांस्टेंट स्पीड v इन अ सर्कल, मतलब UCM ऑफ अ रेडियस r, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एवरेज एक्सीलरेशन, ओहो हो बच्चा एक्सीलरेशन v स्क्वायर भी r रखता है और वो गलत कर देगा यहाँ पे, एवरेज एक्सीलरेशन ड्यूरिंग मोशन बिटवीन 2 पॉइंट इन अ डायमेट्रिकली अपोजिट, मतलब सर्कुलर पाथ पे एक ऑब्जेक्ट यहां से चल के यहां तक आता है, तो इतने में आपको एवरेज एक्सीलरेशन निकालना है। अब 2 तरीके से मैं निकाल दूंगा बेटा। पहला मेरा तरीका जो आपको ये याद रख के 6 चैप्टर में काम आने वाला है, तो इसको याद रख लीजिए। एवरेज सेंटीमीटर एक्सीलरेशन होता है v स्क्वायर बाई r साइन, देखो यहां से थीटा 180/2 डिवाइडेड बाई 180 मतलब पाई 18 पाई/2,
180/2 90 साइन 90 होता है 1, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2v² ये आंसर आ गया 2v² इसको सॉल्व करने का एक आसान तरीका भी है। क्या सर आसान तरीका? चेंज इन वेलोसिटी देखना है, ऊपर वेलोसिटी v नीचे वेलोसिटी v, तो चेंज इन वेलोसिटी हो गया 2v बटा टाइम कितना लगा, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है तुम्हारा πr और स्पीड v, तो v ऊपर चला जाएगा तो 2v²/πr। अगर कंसेप्ट अच्छा है तो कहीं से भी निकालो 2v²/πr 2v²/πr। लेकिन ये तो किसी भी एंगल के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन किसी भी एंगल में चेंज इन वेलोसिटी निकालना बार बार मुश्किल होता है। या तो एक ऊपर गया एक नीचे है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो चेंज इन वेलोसिटी 2v। दो तरीके से निकाल दिया। If theta is the angle between velocity and acceleration of a particle moving on a circular path with decreasing speed, decreasing speed मतलब 90 से 180 के बीच, इसमें कंफ्यूज मत होना, 90 से 0 के बीच में स्पीड बढ़ेगा, इसमें स्पीड कांस्टेंट होगा, इसमें स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, इफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ इज डबल्ड, मतलब v को डबल किया, एंड एंगुलर स्पीड रिड्यूस टू हाफ, ओमेगा को हाफ किया, तो एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया था ओमेगा इंटू वी होता है, ये रहेगा से अनचेंज्ड अनचेंज्ड करके देख लो, मैंने बता दिया। नेक्स्ट देखना, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन एज दिस मतलब पोजीशन वेक्टर का एक्स कोऑर्डिनेट ये है, वाई कोऑर्डिनेट ये है, वेयर आर इज इन मीटर, लास्ट का पूछा हुआ सवाल है। सेकंड, आई इज ए डिनोटेड यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एंड वाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, गलत पूछा है। आओ दिखाता हूँ, ये सवाल मैंने कल ही कराया था। एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है, वाई कोऑर्डिनेट गिवन है, तो एक्स बराबर ये, वाई बराबर ये। अब अगर तुम्हें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी देखना है कि असल में किस तरह के पाथ पे चल रहा है, एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये रहा एक्स और ये रहा वाई, तो 4 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 4 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये थीटा ही तो है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 का होल स्क्वायर, मतलब 4 मीटर के रेडियस के सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, तो ये आंसर आ गया, पाथ ऑफ द पार्टिकल इज सर्कल। लेकिन आंसर आपसे पूछा गलत, ये तो सही आया है, एक्सीलरेशन वेक्टर इज अलोंग माइनस आर, देखो ये सर्कल पे चल रहा है और इसका एक्सीलरेशन रेडियस वेक्टर के अलोंग तभी होगा जब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा, और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है या नहीं कर रहा है ये कैसे पता चलेगा, देखना अच्छे से बेटा, ये थीटा है तो थीटा को लिख लेता हूँ 2πt, अरे भाई साइन के अंदर थीटा ही होता है, और थीटा को मैं ओमेगा टी लिख सकता हूँ, किसी भी इंस्टेंट पे थीटा को, अरे भाई ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी होता है ना, तो ओमेगा टी लिख सकता हूँ, टी से टी गायब, मतलब ओमेगा बराबर 2π मीन्स ओमेगा इज कांस्टेंट, ओमेगा इज कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रेडियस वेक्टर बाहर और एक्सीलरेशन जस्ट इसके अपोजिट, मतलब ये भी सही। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन इज v², हाँ एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन अगर है तो ये v²r होगा, ये भी सही। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 8 मीटर पर सेकंड, अब वेलोसिटी कितना होगा ये निकालना पड़ेगा। अब देखो v बराबर होता है r ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे निकाली हमने 2π और r को रखोगे 4 तो ये आ जाएगा 8π, जबकि ये दिया है 8, मतलब ये गलत हो गया। बहुत बढ़िया सवाल, बच्चे इसमें हमेशा फंसते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का कंसेप्ट बताया था। नेक्स्ट देखिए, फिर से वही सवाल आ गया, पार्टिकल मूविंग ऑन अ पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय दिस, सेम रिपीट, और नीट का पूछा हुआ सवाल है अगेन, सेम ऐसे सवाल 2 बार पूछ दिया, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इस बार सही पूछा है। अब ध्यान से देखना कैसे सवाल पूछते हैं नीट में, फील करो इस बार। बताओ, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू r एंड एक्सीलरेशन इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ना एक्सीलरेशन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन, नॉट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन। वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू r, एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी, ना ये भी गलत है, देखना भाई, एक्सीलरेशन इधर, वेलोसिटी इधर और r वेक्टर इधर, सही स्टेटमेंट हो। वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू r, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू r एंड एक्सीलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये हुई ना बात। कंसेप्ट मैंने बोला था, थ्योरेटिकल सवाल 50% 50% न्यूमेरिकल, इसको पढ़ के देख सकते हैं, एकदम सही है बेटा, ठीक है। तो बहुत सारे सवाल मैंने आज करा दिए, थ्योरी भी बहुत डिटेल में आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन के आप सवाल करिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे लॉज ऑफ मोशन, कॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन इज कॉज ऑफ मोशन, ठीक है। धन्यवाद।